back dear student in the risk biology. Now today we are going to our new chapter is the body fluid and its circulation. Okay, body के अंदर आपके fluids पर there are two types of fluids. First is the blood and second is the lymph. Lymph and bloods are transported all types of the nutrients as well as the deoxygenated gases like that the CO2. Okay. So now today we are talk about that the blood. What is the blood? Blood is the transporter. Blood is the transporter. Blood is the transporter. ब्लड क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है किस किस को? तो डेट्स न्यूट्रिशंस. ओके, शॉर्ट में बता रहा हूँ. आयंस. ठीक है, ये कहाँ से कहाँ करता है? ये आपके जो न्यूट्रिशंस और आयंस कहाँ से कहाँ की ओर करेगा? तो सिंपल सी बात है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से सेल की ओर. ओके, या भी बात करेंगे. इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनको टिश्यू से एक्सक्रीटरी या टिश्यू या सेल से एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ले आने का काम जो है, ये ट्रांसपोर्ट जो काम है, मीडियम है, वो कौन है? ब्लड है. ओके, ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू. अपनी बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है ब्लड आपके. ओके, ब्लड के फॉर्मेशन के प्रोसेस को अपन बोलते हैं हीमोपोइसिस, है ना. ब्लड के बनने के प्रोसेस को क्या नाम देंगे अपन? हीमोपोइसिस. ओके, ब्लड मेनली हैव द टू थिंग्स. फर्स्ट प्लाज्मा. ब्लड इज अ कंपोजिशन है, किससे मिलकर बना ये? तो प्लाज्मा. एंड सेकेंड इज द फॉर्म्ड एलिमेंट. और मैक्सिमम जो बात करें अपन, प्लाज्मा प्रेजेंस होता है 55% एंड फॉर्म एलिमेंट होते हैं आपके 45%. अभी समझना पड़ेगा कि प्लाज्मा कैसे होगा और ये फॉर्म्ड एलिमेंट कैसे होंगे. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सपोज, ध्यान से समझिएगा इसको. सपोज दैट इज द ड्रॉपलेट ऑफ द ब्लड. ड्रॉपलेट, ब्लड का ड्रॉपलेट है. सपोज दैट इज अ आरबीसी. That is a RBC and that is a WBC. Okay, and this is a platelets. Okay, all these three are known as the formed element, but these elements are embedded in dissolve and presence in एक स्पेसिफिक फ्लूइड के अंदर ये प्रेजेंस रहते हैं. उस स्पेसिफिक फ्लूइड का नाम दे दिया अपन ने प्लाज्मा. समझ में आ गई? एक वाटर का ग्लास ले लिया पानी से भर के, उसमें अपन ने किशमिश डाल दी. एज एग्जाम्पल किशमिश डाल दी और एक कोई ड्राई फ्रूट डाल दिया. सबके 3 टाइप के ड्राई फ्रूट डाल दिए. तीनों टाइप के ड्राई फ्रूट लाइक दैट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट. और जिस लिक्विड के अंदर घुले हुए वो लिक्विड क्या? वाटर. वाटर मीन्स प्लाज्मा एज एग्जाम्पल. तो यहाँ पर एक ऐसा लिक्विड है, लिक्विड के अंदर ये तीनों एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंस रहते हैं. हाँ, एक तरह डिजोल्व कंडीशंस के अंदर बात करते हैं अपन. तो इन तीनों से मिलकर, हाँ, ये तीनों से ये फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा से मिलकर आपका ब्लड बना रहता है. देखते हैं वन बाय वन आगे जाके अपन और क्लियर समझते हैं. पहली बात करते हैं हम प्लाज्मा की. व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा के अंदर ये प्रेजेंस क्या है? ये लिक्विड है क्या? इस लिक्विड के अंदर प्रेजेंस क्या है? फर्स्ट द फाइब्रिनोजेंस, दैट इज द क्लोटिंग फैक्टर. ओके, ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, जितने भी आयंस प्रेजेंस होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोरीन आयन, न्यूट्रिएंट्स लाइक दैट द ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स एंड कोआगुलेशन फैक्टर, जो ब्लड के क्लॉट करने के लिए काम में आते हैं. जब भी आपके घाव लग जाता है तब ना तुरंत घाव भर जाता है ना. तो वो हीलिंग या घाव भरना तुरंत वो किस वजह से होता है? तो क्लॉटिंग के फैक्टर की वजह से होता है. ये क्लॉट करने वाले फैक्टर का प्रेजेंस होते हैं, ये भी आपके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंस होते हैं. और ये पूरे ब्लड का 55% होता है. क्लियर? चले और नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट की. बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट मेड अप ऑफ द 3 मेजर. कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. तो सबसे फर्स्ट बात करें अपन किसकी?
एग्जैक्टली किसकी बात करेंगे? सबसे पहले आरबीसी की बात करेंगे। आरबीसी इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। अपन ने पहले भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है। ऑक्सीजन को क्या करता है? ये कैरी करने का काम करता है। ठीक है, कितने ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन पे होते हैं तो अपन ने बात की थी 4 ऑक्सीजन कैरी करता है। बिकॉज ऑफ दैट 1 आरबीसी हैव द 4 फेरस आयंस। पता है ना, ये बात अपन ने पहले कर ली थी। तो आरबीसी आपकी इस तरह से रहती है। इसको अपन रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कह सकते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम रहेंगे। नाउ न्यूक्लियस एब्सेंस इन एडल्ट कंडीशन बट प्रेजेंस इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन। जब भी एम्ब्रियोनिक कंडीशन रहेगी तब आपके न्यूक्लियस क्या रहेगा? आपके प्रेजेंस रहेगा। ठीक है, अभी लाइक एग्जांपल भी दिए फ्रॉग और कैमल के अंदर तो पूरी टाइम एम्ब्रियोनिक पीरियड नहीं, एडल्ट में भी आपके ये फ्रॉग और कैमल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंस रहता है। नाउ नेक्स्ट द बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर। द आरबीसी हैव दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर, है ना। कैसा रहता है? बाइकॉन्केव मीन्स दैट द कॉर्नर इज द ब्रॉड एंड मिडल साइज इज द थिनर, ना। And red bone marrow means that RBC is produced in the red bone marrow. प्रोडक्शन है आरबीसी का, वो कहाँ होता है? आपके रेड बोन मैरो के अंदर आपके होता है। वैसे अगर देखा जाए पूरे ब्लड का अगर देखा जाए तो कहाँ होता है? आपके बोन मैरो के अंदर ही होता है। किस सेल से होता है? तो प्लूरोपोटेंट सेल से होता है। किससे होता है? प्लूरोपोटेंट सेल से। प्लूरोपोटेंट सेल्स 2 टाइप में डिवाइड रहती है, ध्यान देना। एक तो लिम्फोइड टिश्यू के अंदर डिवाइड होती है, एक माइलॉइड टिश्यू के अंदर। लिम्फोइड टिश्यू आगे जाके क्या बनाते हैं? आपके टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। बाकी जितनी भी आपके सेल्स है ब्लड की, वो सब कौन सा बनाता है? आपके माइलॉइड सेल्स बनाता है या माइलॉइड टिश्यू बनाता है। क्लियर? ठीक है ना। तो रेड ब्लड से आपके रेड बोन मैरो के अंदर प्रेजेंस होता है। अगर एक एडल्ट के अंदर बात करें तो कितना प्रेजेंस होता है? हीमोग्लोबिन आपके तो 12 to 16 ग्राम, है ना, पर ml ऑफ द ब्लड। 120 डेज की इसकी लाइफ साइकिल होती है। 120 दिन के अंदर ये आपकी इसकी लाइफ साइकिल होती है और ये ऑटोमेटिकली भी 120 डेज के बाद क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और डिस्ट्रॉय होने के लिए कहाँ जाते हैं ये, या कहाँ डिस्ट्रॉय होते? तो कहेंगे स्प्लीन के अंदर। इस वजह से इस स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड, है ना, कब्रिस्तान। ग्रेवयार्ड ऑर्गन ऑफ द आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान है, यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है ना। फिर अगर बात करें अपन प्रेजेंस की पर मिलीमीटर क्यूब के अंदर कितना प्रेजेंस होता है, तो कहेंगे 4.5। तो वुमेन के अंदर 4.5 मिलियंस और 5 आपके मेन के अंदर, आपके 5 मिलियंस मेन के अंदर पर मिलीमीटर क्यूब्स के अंदर आपके प्रेजेंस रहता है। ठीक है। इस आरबीसी के बनने के प्रोसेस को अपन बात करते हैं, नाम देते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्या नाम देते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। इस आरबीसी के बनने के प्रोसेस को। अगर अपन आगे नेक्स्ट बात करें अपन सेकेंड टाइप की, जो बोलेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इज द वॉरियर। ये आपकी बॉडी की क्या है? वॉरियर से जितने भी आपकी बॉडी के अंदर इन्वेडर्स आते हैं उनके अगेंस्ट लड़ने का काम कौन करता है आपके? ये तो ये करेंगे अपन डब्ल्यूबीसी। न्यूक्लिएटेड रहते हैं ये, इंपोर्टेंट। न्यूक्लिएटेड बट दैट इज एन्यूक्लिएटेड। ठीक है। इनके नंबर कितने होते? लेस नंबर होता है एज कंपेयर टू द आरबीसी। 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब के अंदर। ओके, अभी ये जो इसके प्रोसेस को कहेंगे ल्यूकोपोइसिस। क्या नाम देंगे अपन? ल्यूकोपोइसिस। डब्ल्यूबीसी के बनने के प्रोसेस को बोलेंगे ल्यूकोपोइसिस। There are 2 types majorly, granulocytes and agranulocyte. What do you mean by granulocytes? Mean that here presence of the granules in the cell, but here not presence of any types of the granules, so known as the agranulocyte cell. Granulocytes को वापस आपके 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। That's only neutrophils, eosinophils and basophils. बात करें न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स इज द फैगोसाइटिक नेचर। कैसा नेचर होता है? फैगोसाइटिक। कोई भी आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर दिया और आपकी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम किया, सेल डिस्ट्रॉय होगी
तो सेल को खत्म कैसे करना, मारना कैसे, तो वो कौन करेगा, आपके न्यूट्रोफिल्स करेगी। इओसिनोफिल सेल्स, अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो ये सेल्स क्या करेगी, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देगी, जैसे इओसिनोफिलासिस इन्फेक्शन। और बेसोफिल्स का काम क्या है, आपके इन्फ्लेमेटरी, अगर मान लीजिए किसी सेल पे अटैक हो गया है तो वो अटैक आपके किस रेस्पॉन्स के अंदर शो होगा, तो वो इन्फ्लेमेशन, सूजन के फॉर्म में आपके एक तरह से अपने को शो होगा, ये आपके रेस्पॉन्स शो करेगी सेल जब इन्फेक्शन हो जाता है। चलिए, एग्रेनुलोसाइट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, कौन कौन सी, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। अब देखिए लिम्फोसाइट मैक्सिमम, यहाँ कह सकता हूं मैं 90% जो आपका, जो पूरी 90 का ज्यादा ही होगा, 90% आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो किसके हाथ में, आपके इस टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स के अंदर। लिम्फोसाइट्स मतलब ये कहाँ बने, लिम्फॉइड टिश्यू से मैंने कहा था, ये रहा लिम्फॉइड, आपके स्टेम सेल्स या लिम्फॉइड टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जो टी और बी लिम्फोसाइट्स, अभी टी और बी लिम्फोसाइट्स नाम क्यों दिए, देखिए माइलॉइड टिश्यू, सॉरी लिम्फॉइड टिश्यू से नॉर्मल बहुत सारी सेल्स बनी, कुछ सेल्स ऐसी थी जो यहां से डाइवर्ट करके कहाँ आ गई, थाइमस ग्लैंड के यहाँ, कहाँ आ गई, थाइमस ग्लैंड के, थाइमस ग्लैंड के अंदर जैसे आई तो ये इमैच्योर कंडीशन के अंदर थी, कैसी थी, इमैच्योर कंडीशन में, और थाइमस ग्लैंड के अंदर आकर ये लिम्फोसाइट्स आपके मैच्योर बन गए, इस वजह से नाम दे दिया उनका टी लिम्फोसाइट। बट कुछ आपके मैच्योर डायरेक्टली इस लिम्फॉइड टिश्यूज के अंदर ही हो गए, तो इनका नाम दे दिया बी लिम्फोसाइट, जो बोन मैरो के अंदर ही आपके मैच्योर हो गए। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे थे जो आपके बोन मैरो में मैच्योर नहीं हुए, और वो सेल्स कहाँ गए, थाइमस के, वहां पर थाइमस में जाके क्या हुए, वहां पे मैच्योर हुए, नाम दे दिया टी लिम्फोसाइट। तो इसका मेन काम क्या, आपके इम्यून रेस्पॉन्स शो करना, क्या शो करना, इम्यून रेस्पॉन्स। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल की पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करनी है ना, एमसीक्यू को सॉल्व करना है, तभी जाके अपने को टारगेट अचीव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन थ्रोम्बोसाइट, लाइक दैट प्लेटलेट्स। क्या ये प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स किससे मिलकर बने हैं, that's produced by the megakaryocytes or megakaryocytes is presence in the bone marrow, presence in the bone marrow, bone marrow के अंदर आपके ये क्या प्रेजेंस होता है, मेगाकैरियोसाइट्स आपके प्रेजेंस होता है। ओके, जो कुत्ते भी भौंक रहे थे, रात को 12 बज गई है, नाइट में वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी भौंक रहे हैं। ओके, एनीवे नाउ प्रेजेंस से कितनी रहती है, 1 एडल्ट या कहेंगे हेल्दी पर्सन के अंदर 1.5 to 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर आपके कितना 1.5 से 3.5 इतना होना ही चाहिए, इसके बीच बीच में इससे कम नहीं होना चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। डेंगू डिजीज आई थी ना, वो सबसे पहले इसके ऊपर ही अटैक किया था। इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग, ये प्लेटलेट किसमें आपके इन्वॉल्व होते हैं, क्लोटिंग के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसके ना तो थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स बनने के प्रोसेस को अपन बोलते हैं थ्रोम्बोपोएसिस, क्या देंगे, थ्रोम्बोपोएसिस। और ये 3 to 7 डेज के अंदर आपके इनकी लाइफ साइकिल कितनी रहती है, 3 to 7 डेज इसकी लाइफ साइकिल है ये, या लाइफ स्पेन है इसका, 3 to 7 डेज के अंदर ये खत्म हो जाते हैं। बट इसमें क्या देखा था अपन ने, डब्ल्यूबीसी के अंदर, सॉरी आरबीसी के अंदर जब भी डिस्ट्रॉय होंगे तो कहाँ होंगे, स्प्लीन के अंदर। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है स्प्लीन का, नहीं, ये सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही डिस्ट्रॉय होकर उसके अंदर ही समाहित हो जाते हैं। ओके, तो अपन ने ये देखा पूरा ब्लड है ना, पूरे बॉडी फ्लूइड के बारे में देखा, बॉडी फ्लूइड के अंदर सर्कुलेशन चैप्टर बढ़ रहा है, उसमें ब्लड की क्या इंपॉर्टेंस है, ब्लड के अंदर ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, तो अपन ने पूरी समझने की कोशिश की। इसमें से एक आध क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो उससे कनेक्टेड रहना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। ओके, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। ओके, बाय। वेलकम बैक
dear students, the Visco biology. Now today we are going to our second topic of the body fluid and circulation is a blood group. आज अपन बात करेंगे ब्लड ग्रुप के ऊपर बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप्स के रहते हैं और अकॉर्डिंग टू नीट की अगर बात करें अपन तो नीट के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आज टॉपिक को अपन क्लियर करेंगे. ओके, नाउ कनेक्टेड विथ मी. चलिए बिल्कुल ध्यान देना अच्छे से, ठीक है, समझते हैं अपन अच्छे से. अगर अपन बात करें ब्लड ग्रुप्स की तो अगर देखिए ब्लड ग्रुप्स जो है ह्यूमंस के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं. हाँ, लेकिन अपन ने को केवल है ना अकॉर्डिंग टू अगर अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात किया, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो क्रैश कोर्स की बात करनी है अपने को तो मेजरली अपन बात करेंगे केवल 2 ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे. वो 2 ब्लड ग्रुप कौन कौन से है उनकी बात करते हैं अपन वन बाय वन. फर्स्ट ब्लड ग्रुप की बात करते हैं अपन जो है आपके एबीओ ब्लड ग्रुप, जो यूनिवर्सल है, सबसे ज्यादा यही यूज में आता है आपके, ठीक है ना. ह्यूमन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे तो ह्यूमन के अंदर आपके एबीओ ब्लड ग्रुप और दूसरा आपके यूज होता है कौन सा, आरएच ग्रुप. ये बाद में बात करते हैं अपन. फर्स्ट बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप की बारे में बात करते हैं अपन. एबीओ ब्लड ग्रुप सबसे पहले किसने आपके डिस्क्राइब किया था, आपके कॉल लैंडस्टीनर ने इन 19 है और इसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी दिया. 1931 के अंदर उसको इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है. अब ये है क्या, किस तरह से ये पूरा प्रोसेस रहेगा, इसके बाद थोड़ा अपन समझने की कोशिश करते हैं. इसमें ध्यान से देखना है ना किस तरह से पूरा प्रोसेस रहता है. तो पहले तो क्लियर करना चाहिए अपने को कि जो आपके एबीओ ब्लड ग्रुप है इसका डिसीजन कौन करता है. तो डिसाइड बाय 2 थिंग्स. फर्स्ट आपके एंटीजेंस, मैं यहाँ लिख रहा हूं कौन डिसाइड करता है इस ग्रुप को, तो एक करेगा आपके एंटीजन और दूसरा करता है आपके एंटीबॉडी. ये दोनों मिला के डिसाइड करेंगे, ये दोनों मिला के डिसाइड करेंगे कि आपके ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा, ठीक है. एंटीजेंस कहाँ प्रेजेंस होता है तो कहेंगे आरबीसी की सरफेस पर. कहाँ प्रेजेंस होता है आपके आरबीसी की सरफेस के ऊपर कौन प्रेजेंस होता है, एंटीजन. वापस क्लियर कर रहा हूं मैं, आरबीसी की सरफेस पर क्या प्रेजेंस होता है आपके एंटीजन. और एंटीबॉडी है वो कहाँ प्रेजेंस होता है एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो कहाँ प्रेजेंस होता है आपके प्लाज्मा में. एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंस होता है प्लाज्मा के अंदर और एंटीजन कहाँ प्रेजेंस होता है आपके आरबीसी के सरफेस के ऊपर. इन प्रेजेंसी के अकॉर्डिंग इनकी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है जिसको अपन कहेंगे एग्लूटिनोजेंस. दिख रहा है आपको, एग्लूटिनोजेंस मतलब कि आपकी जो एंटीजन है वो कहाँ प्रेजेंस है आपके आरबीसी पर. आरबीसी के ऊपर अगर मान लो कौन प्रेजेंस हो इस टाइप के, ही मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये एंटीजन है ना, ये एंटीजन प्रेजेंस हो. और अगर मान लीजिए सपोज ये आपका प्लाज्मा है और प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंस हो, अगर अपन कहे तो आपके कौन प्रेजेंस हो, एंटीबॉडी प्रेजेंस हो, लाइक दैट एंटीबॉडी प्रेजेंस हो. तो इस टर्मिनोलॉजी को अपन कहते हैं एग्लूटिनिन्स. बात समझ में आ गई. मैंने कहा ब्लड ग्रुप आपके 2 मेन थिंग्स पे डिपेंड करते हैं. फर्स्ट आपके क्या नाम बताया, एंटीजन. सेकंड इज द एंटीबॉडी. एंटीजन इज प्रेजेंस ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी. आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंस रहता है और एंटीबॉडी जो प्रेजेंस रहता है वो कहाँ रहता है आपके प्लाज्मा के अंदर, ठीक है. एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंस है, इसके टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं अपन एग्लूटिनोजेंस, ठीक है. और अगर बात करें अपन प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंस है इसके लिए स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, इसको यूज करते हैं अपन एग्लूटिनिन्स. भूलना मत, याद रखना, ठीक है. अब हम बात करते हैं. हाँ, तो पहले अपन ने क्लियर कर दिया कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो किस पे डिपेंडेंट है, तो कहा कि एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर. तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, सभी ध्यान से समझना. यहाँ पे आरबीसी 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 आरबीसी. अब इस आरबीसी के ऊपर है ना एंटीजेंस दे रखे हैं. तो एंटीजेंस अगर देखा जाए तो कितना टाइप्स के एंटीजेंस होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी.
And antibody is also two types, antibody A and antibody B. समझ में आया? ये भी दोनों ए बी टाइप के होते हैं और ये भी दोनों ए बी टाइप के होते हैं। क्लियर? तो ये आरबीसी है, इस आरबीसी की सरफेस के ऊपर मैंने बताया आपको एंटीजन ए, और ये सपोज मैं इसको मानूं एंटीजन ए, ये आपके जो ब्लू कलर में है वो एंटीजन ए है, और जो ये आपके ग्रीन कलर में वो एंटीजन बी है। मैंने प्रेजेंस से बता दी है, ठीक है। और इसके ऊपर दोनों, इस आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन प्रेजेंस है, ए और बी, और एक आरबीसी के ऊपर किसी भी टाइप का एंटीजन आपके प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। चलिए अगर अपन बात करें, एग्जैक्टली बात करें कि आरबीसी के, अपन ने कहा कि एबीओ ब्लड ग्रुप किस पर डिपेंड करता है, तो कहा कि आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंस है वो डिसाइड करेगा। तो देखें, सपोज यहाँ पे एंटीजन ए है, यहाँ पे एंटीजन बी है, तो यहाँ पे एंटीजन कौन कौन है आपके, ए और बी दोनों ही है, ए भी है और बी भी है, और यहाँ पे नन, एक भी नहीं है। तो एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर कौन सी प्रेजेंस होगी, जस्ट इसके अपोजिट वाली, ध्यान देना, जस्ट इसके अपोजिट वाली। सेम क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर सेम होगी तो क्लम्पिंग कर जाएगा ब्लड आपके, सेम नहीं होगी आपके, जस्ट अपोजिट। तो प्लाज्मा आपके एंटीजन, आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन अगर ए है तो उसमें आपके एंटीबॉडी कौन सी होगी, आपके बी। अगर मान लीजिए आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी है तो इसकी एंटीबॉडी होगी आपके ए। अगर मान लीजिए यहां पर आपके एंटीजन ए भी अगर आपके प्रेजेंस है, ध्यान देना, एंटीजन ए भी अगर आपके प्रेजेंस है तो आपके एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंस होगी, बताया मुझे जरा, ए बी। समझ में आया? अगर मान लीजिए यहां पर किसी टाइप का कोई अगर आपके एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंस नहीं है, देखे यहां पे किसी टाइप का एंटीजन ए बी प्रेजेंस नहीं है, तो एंटीबॉडी भी क्या होगी आपके, कोई नहीं। तो ये आपका, अगर मैं इसको सीधा कहूं मैं आपके, तो एंटीबॉडी यहाँ पे नहीं होती है। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया आपके? चलिए अब सही जा रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल। एक थोड़ा दिक्कत आ गया, यहां पर आपकी कोई एंटीबॉडी प्रेजेंस नहीं होती है, बल्कि यहां पर एंटीबॉडी ए और बी प्रेजेंस होती है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। एंटीबॉडी ए है, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे बी है इसलिए ए हो गया। अब दोनों यहाँ पे है तो यहाँ पे तो हो गए नहीं, है ना। और यहाँ पे आपके कोई एंटीजन नहीं है, मतलब यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी आपके ए और बी प्रेजेंस है। ब्लड का टाइप कौन सा होगा, डिसाइड किसने किया, ध्यान देना, डिसाइड कौन सा कौन करेगा, तो करेंगे अपन जो आपके उसके ऊपर एंटीजन है वो डिसाइड करेगा ब्लड ग्रुप क्या है। तो यहाँ पे एंटीजन कौन सा, ए, तो ब्लड ग्रुप हो गया ए। यहाँ पे एंटीजन हो गया बी, तो ब्लड ग्रुप हो गया बी। यहाँ पे एंटीजन हो गया ए बी, तो ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। और यहाँ पे एंटीजन कोई नहीं है, एंटीबॉडी है केवल, तो ब्लड ग्रुप हो गया ओ। क्लियर हुआ? ये सबको क्लियर हुआ? किस तरह से अपन ने बात की, डिपेंड ऑन एंटीजन और एंटीबॉडी की बात की अपन ने, तो किस तरह से अपन ने क्लियर किया ये तो अपन को पता होना चाहिए कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बेस पर अपन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। अब अगर बात करें अपन ट्रांसफ्यूजन की, न्यू टॉपिक लेते हैं, इसी के अंदर अपन ट्रांसफ्यूजन की, ट्रांसफ्यूज कैसे करना है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूज कैसे होगा, कौन किसको ब्लड दे पाएगा, है ना, ये पता करना अपने को, और क्यों दे पाएगा और क्यों नहीं दे पाएगा ये भी अपने को बात करनी है यहाँ पे एग्जैक्टली। सपोज यहाँ पे आपके टोटल ब्लड ग्रुप है ए बी बी ए बी और ओ, 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप आपके यहाँ प्रेजेंस है। अब कौन किसको ब्लड दे पाता है, कौन किसको नहीं दे पाता है, ये पहले क्लियर अपने को बात करनी है एग्जैक्टली। सपोज अपने एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझना थोड़ा अच्छे से।
यहाँ एक एग्जाम्पल लेके समझने की ट्राई करते हैं अपन। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। सपोज आपका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है। अब इस ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन क्या होगा आपके, एंटीजन क्या होगा ए, और इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, इसके अंदर बी। अब ये क्लियर हो गया कि इस ए वाले इंसान को जिसके अंदर केवल, ध्यान देना, जिसके अंदर एंटीबॉडी बी होगी, वो इंसान इसको ब्लड ग्रुप नहीं या उसको डोनेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एंटीबॉडी और दूसरे का एंटीबॉडी अगर इसमें आ जाएगा तो क्लम्पिंग कर जाएगा और इमीडिएटली डेथ हो सकती है। समझ में आई ना? तो अपन बात करते हैं, सपोज बात करते हैं ऐसा कौन कौन है जिनके अंदर एंटीबॉडी आपके बी प्रेजेंस होने के चांसेस होते हैं। बताए, एंटीबॉडी बी प्रेजेंस होने के चांसेस होते हैं। कौन कौन देखे, एंटीबॉडी बी की अगर बात करें अपन एग्जैक्टली, तो एंटीबॉडी बी और दूसरा आपके ए बी, एक तो खुद तो यही हो गया, दूसरा आपके ए बी ब्लड ग्रुप वाला, क्योंकि उसके अंदर भी तो क्या प्रेजेंस होगा, एंटीबॉडी भी प्रेजेंस होगा। ये दोनों के दोनों अगर मान लीजिए, है ना, ये दोनों के दोनों अगर आपके ब्लड किसको देते हैं, अगर इस इंसान को देते हैं तो कंडीशंस कौन सी होगी, ये आपके आरबीसी को क्लम्प कर देंगे या क्लम्पिंग हो जाएगी। क्या होगी आपके, क्लम्पिंग हो जाती है। क्या हो जाती है आपके, क्लम्पिंग। तो इस क्लम्पिंग को रोकने के लिए अपने को यहाँ पे किस टाइप का ब्लड देना है, जिसके अंदर एंटीबॉडी बी ना हो, एंटीबॉडी बी ना हो। तो इस वजह से इसको केवल कौन से टाइप का अपन ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, अपन कौन से टाइप का ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, तो केवल देंगे ए और ओ। बताओ क्यों, क्यों क्यों दे सकते हैं? क्योंकि ए के पास में कौन सी एंटीबॉडी है आपके, ए के पास में कौन सी एंटीबॉडी बी है, और ओ के पास में देखो आपको एंटीबॉडी नहीं है, सॉरी हाँ, ओ के पास में कौन सी एंटीबॉडी है आपके, ए और बी है। तो मतलब बी आपके काम में आ जाएगी यहाँ पे एग्जैक्टली देखा जाए तो इस वजह से इसको अपन, ये दोनों अपन इसको छुड़ा सकते हैं। ये एग्जाम्पल अपन दे सकते, एक और अपन दे, बी की बात करते हैं अपन। सपोज यहाँ पे एक और बात करें अपन, यहाँ बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप, इसके अंदर आपके एंटीजन बी है और एंटीबॉडी क्या है आपके, ए है। तो एक तो कौन सा इंसान आपको ब्लड दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, एक तो एंटीबॉडी ए वाला, है ना, और दूसरा आपके कौन सा ब्लड ग्रुप आपके इसको दे नहीं पाएगा, बताइए, बताओ जरा, ए बी वाला, क्योंकि उसके पास पर भी एंटीबॉडी भी होगी। ठीक है, ये दोनों इसको आपके ब्लड नहीं दे पाएंगे बी को। तो कौन दे पाएगा, जिसके पास में एंटीजन आपके, तो कौन सा आपके बी, और आपके सेकेंड नंबर कौन सा हो गया, ओ। तो इस तरह से सबका अगर देखा जाए तो ऐसी कंडीशन चलती रहेगी। ठीक है, अगर सी का भी देखना चाहो, अगर आप थोड़ा बहुत जरा मिच मैच हो जाएगा जरा, ये मैं यहाँ इसको शो करने की ट्राई करता हूँ। सी का अगर सॉरी ए बी, और ए बी का देखा जाए तो अगर ब्लड ग्रुप, अब देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन है, ए बी के पास में देखिए कौन सी एंटीजन प्रेजेंस है आपके, कोई है ही नहीं है। यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंस है, ए बी प्रेजेंस है। तो ये देखो इसके पास में कोई एंटीजन ही नहीं है, तो कोलैप्स होने का, डिस्ट्रॉय होने का चांसेस ही नहीं है। तो ए बी को आपके सब जितने भी है सब टाइप के, ओ भी दे सकता है इसको, है ना, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, और आपके ए बी भी आपके ब्लड ग्रुप या ब्लड ग्रुप वाला इंसान इसको ब्लड, क्योंकि इसके बाद तो एंटीजन है नहीं, किससे कोलैप्सिंग करेगा, किससे क्लम्पिंग करेगा, क्लम्पिंग होने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसी तरह से ओ ब्लड ग्रुप वाले इंसान की बात करते हैं। देखिए इसके पास में एंटीजन कौन सा, ए और बी दोनों है। देखिए सॉरी एंटीजन नहीं है इसके पास में,
राउंड बता दिया तुम्हें। ए बी के पास में एंटीजन ए बी दोनों है और एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। यहाँ इसका उल्टा, यहाँ पे एंटीबॉडी, इसके पास एंटीजन कोई नहीं है, इसके पास में एंटीबॉडी ए और बी है। तो सिंपल सी बात है, इसको कौन दे पाएगा? इसके पास में एंटीजन नहीं है, एक भी एंटीजन नहीं है, तो इसको कौन दे पाएगा ब्लड? आपके बताए, आपके कौन दे पाएगा इसको? या तो आपके ओ खुद दे पाएगा, या फिर कहेंगे ये ए बी है इसके पास में, तो ए बी ब्लड ग्रुप ये वाला देखो, है ना। या तो इसको ओ दे पाएगा, और देखा जाए तो एग्जैक्टली इसको ओ ही दे पाएगा, बाकी आपके कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके पास में एंटीजन कोई है ही नहीं है, एंटीबॉडी ए बी प्रेजेंस है इसके पास। तो देखिए इन सब में से कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन निकला कि देखो ये वाला ए बी है वो सब जगह ले सकता है, सबका आपके रिसीवर है ना, सबका ले सकता है। अगर ओ की बात करें अपन, देखिए ओ कहाँ है आपके, ये ब्लड ग्रुप ओ, देखो सबका ले रहा है, ये ए बी में भी लिया इसने, है ना, इसमें भी इसने लिया, इसमें भी इसने लिया, तो ये यूनिवर्सल डोनर हो गया। क्या हो गया? ये आपके यूनिवर्सल डोनर हो गया ये, ठीक है ना, सबको दे सकता है ये। तो मतलब मैं यहाँ से बनाऊं, ए से भी ये ले सकता है ब्लड, बी से भी ब्लड ले सकता है, और ओ से भी ब्लड ले सकता है, और खुद का ब्लड तो ले ही सकता है। अगर बात करें अपन ओ में, ये आपके डोनर हो गया, और ये रिसीवर हो गया, ये रिसीवर हो गया, और ये डोनर हो गया। अब देखें, ये खुद का इसके ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ये बताइए जरा, नहीं ले सकता। अब बात करें अपन ए की बात करें, ओ इसको दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, इसलिए डोनर हो गया ये, ठीक है ना। ये इसको खुद को दे सकता है, ये भी इसको खुद को दे सकता है। तो इस तरह से ये ट्रांसफ्यूजन इस तरह से होगा। अगर बिना चेकिंग के ट्रांसफ्यूजन अगर किया जाए तो क्लम्पिंग निश्चित है ना, क्लम्पिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ अगर प्रॉब्लम्स है अगर तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपन RH ग्रुप के बारे में। RH ग्रुप क्या है? तो RH ग्रुप इज द अनदर टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप्स का एक टाइप है। RH एंटीजेंस ऑल्सो प्रेजेंस इन द सरफेस ऑफ द RBC। RBC की सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंस होता है, ध्यान देना, ठीक है। अब एक बात करें, ये डिस्कवरी किसने की? आपके रिसर्च मंकी में हुई 1940 के अंदर बाय द लैंड स्टीनर एंड वीनर ने की। ओके, RH फैक्टर भी कह सकते हैं, जिनके अंदर ये RH फैक्टर प्रेजेंस होता है ना, ऐसे ह्यूमन जिनके अंदर ये RH फैक्टर या RH एंटीजेंस प्रेजेंस होता है RBC के ऊपर, कहाँ पर? उसको हम कहेंगे RH पॉजिटिव, और जिनमें ये जिन ह्यूमंस के अंदर नहीं होता है उनको कहेंगे RH नेगेटिव। तो ऐसे टोटल वर्ल्ड की बात करें तो 80% है आपके पॉपुलेशन में, और 20% नेगेटिव है। अगर इंडिया की बात करें तो 97% अप्रॉक्सीमेटली आपके कैसे पॉजिटिव परसेंट है, RH पॉजिटिव है, और 3% कैसे आपके RH नेगेटिव है, ठीक है। कौन किसको ब्लड दे पाता है? ध्यान दें, RH पॉजिटिव को RH नेगेटिव, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला दोनों ब्लड दे सकता है। वाई? क्यों? क्योंकि प्लाज्मा के अंदर, ध्यान देना, प्लाज्मा के अंदर इसकी एंटीबॉडी नहीं होती है। ये एंटीजन तो कौन सा हो गया? RH एंटीजन। एंटीजन तो कौन सा हो गया? RH एंटीजन है, जो कहाँ प्रेजेंस होता है? आपकी RBC के सरफेस के ऊपर, RBC के सरफेस के ऊपर प्रेजेंस होता है। लेकिन इसका अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो नहीं होती है, एंटीबॉडी नहीं होती है। इस वजह से ट्रांसफ्यूजन आपके RH पॉजिटिव को ये दोनों कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क का मतलब समझना, ठीक है। अगर अपन बात करें, कुछ कंडीशंस में ऐसी होती है, या इनकम्पेटेबिलिटी अपन कह सकते हैं, कभी कभी किसी कंडीशन के अंदर इनकम्पेटेबिलिटी हो जाती है जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं। और वो केस कब होता है? तो अपन देखेंगे डिलीवरी के केसेस में या प्रेगनेंसी के केस के अंदर होता है। उसमें डिजीज होती है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, या कहेंगे हीमोलाइटिक डिजीज। कैसे? ध्यान दें, सपोज मैं एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। ये फिर बाद में अपने यहाँ पर है, ये RH पॉजिटिव चाइल्ड है, ठीक है। ये RH नेगेटिव मदर है, ये RH नेगेटिव मदर है, ठीक है।
इसका ब्लड यहाँ से इधर जा रहा है, ठीक है, और इसका ब्लड इधर से इधर जा रहा है। अपने को अच्छे से पता है कि कभी भी ब्लड आपके क्या नहीं होता है, आपके एक दूसरे का ब्लड नहीं मिलता है, प्लेसेंटा से दोनों सेपरेट रहते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ यूटरस के अंदर, है ना। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, वोम के अंदर हो रहा है। कभी भी एक दूसरे के ब्लड आपके नहीं मिलते हैं। केवल यहाँ से पास ऑन कौन होता है, आपके एंटीबॉडी हो सकती है आपके, या कहेंगे अपन गैसेज हो सकते हैं आपके, और ये अपन कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये तीनों इधर से उधर पास ऑन होते रहेंगे प्लेसेंटा के थ्रू, लेकिन ब्लड कभी भी नहीं मिलता है। क्लियर हुआ? होता क्या है, अभी देखें ये RH पॉजिटिव है, ये RH नेगेटिव है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आपकी क्रिएट होगी जब इसकी पहली फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं अपन। फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर जब बच्चे का जन्म होता है, बर्थ के टाइम इस प्लेसेंटा को जब काटा जाता है, इस प्लेसेंटा को जब काटते हैं तो कुछ RH पॉजिटिव वाला जो ब्लड है वो कहाँ एंट्री कर लेता है, मदर के ब्लड से मिक्स हो जाता है। कुछ RH पॉजिटिव वाले बच्चे का ब्लड RH नेगेटिव वाली मदर से मिक्स हो जाता है। ध्यान देना, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। देखिए RH नेगेटिव ही RH नेगेटिव को दे सकता है। अगर यहाँ से इसको पॉजिटिव दिया है, इधर पॉजिटिव दे रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सब इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। प्रॉब्लम किसको होगी, जो आगे वाले इंसान को। देखते कैसे, इसने इसमें से यहाँ से थोड़ा सा ब्लड इसके अंदर मिक्स हो गया, मतलब ये RH एंटीजन कहाँ पहुंच गया, आपके RH एंटीजन जो कैसा था, पॉजिटिव एंटीजन इसके अंदर पहुंच गया। अब ये आपके RH नेगेटिव है, अब ये पॉजिटिव कहाँ से आ गया, तो ये जो मदर की बॉडी है वो इसके अगेंस्ट क्या बनाना स्टार्ट करेगी, आपके एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगी। जैसे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये एंटीबॉडी इसके मदर के ब्लड के अंदर भी प्रेजेंस है। अब कोई वापस अगर RH पॉजिटिव वाला कुछ अगर यहाँ अंदर आ गया ब्लड, या यहाँ से अगर इधर आ गया तो डेथ हो जाएगी, या इसकी होगी या इसकी होगी, दोनों में से किसी किसी की होगी। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या होती है ध्यान देना अच्छे से। एंटीजन कभी भी ट्रांसफर नहीं होते, केवल कौन होता है, आपके एंटीबॉडी ही ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब सेकेंड प्रेगनेंसी आई, ध्यान देना, सेकेंड प्रेगनेंसी आई। सेकेंड प्रेगनेंसी में वही आपके RH पॉजिटिव और ये RH नेगेटिव वाली वही कंडीशन आ गई। मदर है ये और ये आपका चाइल्ड है। अब इसके पास में क्या प्रेजेंस है, एंटीबॉडी प्रेजेंस है। किसके अगेंस्ट, RH एंटीजन के अगेंस्ट। अब अगर मान ने कहा है एंटीबॉडी क्या हो सकती है, आपके ट्रांसफर हो सकती है। इसकी एंटीबॉडी अगर अब प्लेसेंटा से कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, एंटीबॉडी यहाँ आ जाती है तो कंडीशन क्या होती है, सीधी एंटीबॉडी का काम ही क्या है, डिस्ट्रॉय करना। ये सीधा इसको RH एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है और धीरे धीरे RBC की क्या हो जाती है, आपके RBC का शेप आपके बिगड़ जाता है। फिर एक तरह से RBC डिस्ट्रॉय हो जाती है और इस कंडीशन में बच्चे के अंदर जो फीटस में बच्चा है उसका एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है और अल्टीमेटली फिर डेथ हो जाती है। समझ में आ गई। पहली प्रेगनेंसी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जब सेकेंड प्रेगनेंसी के अंदर ये चांसेस रहते हैं। लेकिन इसको निपटाने के लिए, अब देखिए पहली बात तो ये देखिए इस टाइप की डिजीज तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहेंगे। मतलब इरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब RBC को डिस्ट्रॉय किया इसने, और फीटलिस मतलब फीटस के अंदर सेकेंड प्रेगनेंसी के अंदर बच्चा वोम के अंदर ही मर जाता है। जब ऐसी कंडीशन आपके प्रोड्यूस होती है, प्रॉपर आपके ट्रांसफ्यूजन नहीं हो तो ब्लड का। ठीक है, अब इसको निपटाने के लिए ट्रीटमेंट इसका प्रेजेंस है। ट्रीटमेंट 1970 के अंदर इसका ट्रीटमेंट भी आ गया था, है ना। 1970 में इसका ट्रीटमेंट आया। ट्रीटमेंट में क्या था आपके, तो अपन कहेंगे DRH, क्या नाम बताया आपने, DRH गामा ग्लोब्यूलिन। DRH गामा ग्लोब्यूलिन एक इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन को दिया जाता है तुरंत फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद। मदर को देते हैं इंजेक्शन मदर को देते हैं, तो तुरंत मदर को देते ही सपोज कीजिए यहाँ से कुछ एंटीजन इधर गया भी है तो ये इस इंजेक्शन की वजह से ये इसको नहीं पहचान पाएगा मदर का ब्लड। ये
मदर के ब्लड की एंटीबॉडी जो होगी उसको आपके आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी तो मदर के ब्लड के अंदर एंटीबॉडी का इसके अगेंस्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, और इस वजह से सेकेंड प्रेगनेंसी के अंदर ये प्रोसेस भी फर्दर आपके नहीं होता है। तो आजकल डेवलपमेंट हो गया, इतना विज्ञान बढ़ गया, तो सब सारी चीज़ें नॉर्मल सी हो गई है। तो अपन ने पूरी बात की आपके किसकी, ब्लड ग्रुप्स की। ब्लड ग्रुप में ए बी और दोनों आपके ब्लड ग्रुप RH ब्लड ग्रुप की बात की। ठीक है, बिल्कुल पढ़ना है। आप कहोगे सर बहुत फास्ट पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, फास्ट पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कोर्स लंबा है। ताऊ तो चला गया है, तूफान सब कुछ खत्म हो गया, लॉकडाउन वापस खुलने के कगार पे है। तो मान के चले 100% मान के चले कि आपका जो प्री डिसाइडेड एग्जाम है 1 अगस्त को है ना, वो 1 अगस्त को होना ही है। 1 अगस्त को होगा ही होगा। तो प्री माइंड प्रिपेयर बना के रखें और तैयारी करें अच्छे से। ओके, बाय, टेक। Welcome back, dear student, in the Rubisco Biology. Now today we are going to do our new topic, the coagulation of the blood, means the clotting of the blood. Previously study about that the blood groups and the groups blood. There are two types of blood groups. First is the ABO blood groups and second is the RH factor RH group. We already told, we already discussed that. Now today take a new topic, the coagulation of the blood. What do you mean by coagulation of the blood? When our body in form of the tissue ट्रोमा, जब कोई लग जाती है बॉडी के टिश्यूज के अंदर, आपके इनर साइड और आउटर साइड दोनों साइड भी है ना, कुछ भी प्रॉब्लम जैसे ट्रोमा हो जाता है, देन दिस केस स्टॉपिंग ऑफ द ब्लड, जब भी आपके लग जाती है तो ब्लड को स्टॉप करने का जो प्रोसेस है उसको अपन कहेंगे कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, इन विच involve 13 types of the platelet factors ना। इसके अंदर सबसे मेन जो रोल कौन प्ले करते हैं आपके 13 टाइप के। वैसे देखा जाए तो कई बुकों के अंदर 12 टाइप के देखे गए हैं, दिखाए गए, उसके अंदर बताया गया, लेकिन एग्जैक्टली कितने होते हैं आपके 13 टाइप के फैक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। ओके, चले बात करते हैं। सबसे पहले किसने बताया आपके, तो ये बताया आपके मैकफार्लैन, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब बाय दी मैकफार्लैन। ओके, दिस प्रोसेस, ये जो ना स्टॉपिंग, जब भी आपके ब्लड ट्रॉमा हो जाता है, लग जाती है ना, हीलिंग, जब भी हीलिंग होगा, ट्रॉमा का हीलिंग होगा तो ब्लड का स्टॉपिंग होगा। इस ब्लड के स्टॉपिंग के वेज के है ना, क्या बोलेंगे इस वेज को अपन, हीमोस्टेसिस। क्या नाम देंगे अपन, हीमोस्टेसिस। दे आर टू पाथवेज। कोगुलेशन जो आपके है ब्लड का है ना, ब्लड का रुकना है जब भी ट्रॉमा हो जाता है, देयर आर द टू पाथवे। नो, फर्स्ट इज द एक्सट्रिंसिक एंड सेकंड इज द इंट्रिंसिक। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे? एक्सट्रिंसिक मीन द आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के आउटसाइड अगर मान लीजिए आपके कोई ट्रॉमा है ना, और जैसे सपोज कीजिए ब्लड वेसल्स है उसके आउटर सरफेस पर, लाइक दैट सपोज यहाँ पे कोई ट्रॉमा हो गया बाहर की साइड में। ओके, दैट्स आर परफॉर्मिंग फ्रॉम द एक्सट्रिंसिक पाथवे। यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ये ब्लड वेसल्स है, इसके इनर साइड में ट्रॉमा हो गया, आपके एंडोथेलियल सेल्स के आपके लेयर्स के वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको कौन सा पाथवे स्टार्ट होगा, इंट्रिंसिक पाथवे। तो ये क्लियर होना चाहिए, आउटर साइड और इनर साइड। सपोज नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर क्या, बहुत अच्छे से समझना इसको है ना, क्लियरली, बहुत एकदम समझ में आ सके ऐसा मैंने ये पूरा कोशिश की इसको मैनेज करने की। ज़्यादा इधर उधर की बातें इस पर नहीं लिखी है। वैसे इसको अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए तो वो आपके काम का नहीं है ना। जितना अभी नीट के लिए अगर देखा जाए, जितना इम्पोर्टेंस है उन फैक्टर्स को मैंने ज़्यादा इन्वॉल्व किए। वैसे 12 फैक्टर पूरे के 13 फैक्टर पूरे के पूरे इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अभी आपने यहाँ पे सबको इन्वॉल्व नहीं करे। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उनको इन्वॉल्व करें। ठीक है, चलिए सपोज कीजिए आपके पास टिश्यू का ट्रॉमा हुआ, कहाँ पर, आउटर साइड में।
तो जैसे ही यहाँ पे आपके ट्रॉमा होते ही इस रीजन के अंदर यहाँ पर आपके प्लेटलेट फैक्टर नंबर 3 एक्टिवेट हो जाता है। और वो 3 कौन सा है तो नाम देंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। जैसे टिश्यू ट्रॉमा हो जाता है ना, तो वहां पर फैक्टर नंबर 3 या कहेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। क्लियर? फिर जैसे ही एक्टिवेट होता है तो बाद में इस के एक्टिवेशन से फैक्टर नंबर 4 एक्टिव होता है, जो मीन्स कहेंगे कैल्शियम आयंस का रिलीजमेंट होगा। ज्यादा ज्यादा कैल्शियम आयंस आएंगे और सीधा किसको आपके इनएक्टिव से एक्टिव करते हैं आपके, तो कहेंगे किसको एक्टिव करते हैं आपके फैक्टर नंबर 10 को। जो इनएक्टिव कंडीशन के अंदर प्रेजेंस होता है, नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिव में प्रेजेंस होता है फैक्टर नंबर 10, जिसको पावर फैक्टर कह सकते हैं अपन। इसको एक्टिव करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो कहेंगे फैक्टर नंबर 4 जो कैल्शियम आयंस। और वो कैल्शियम आयंस कब रिलीज होंगे, जब आपके फैक्टर नंबर 3 जो कहेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट होगा। ये कंडीशन है, एक पाथवे यहाँ से यहाँ तक का पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। सेम कंडीशन अगर मान लीजिए ये प्रोसेस कहाँ से है, ये अगर मान लीजिए अब ट्रॉमा कहाँ हो, तो कहेंगे सपोज कीजिए इनर सरफेस पर है, अगर कहाँ पर ब्लड वेसल के सपोज इनर सरफेस पर अगर है, तो इनर सरफेस के अंदर होने पर अगर मान लीजिए वहां पर भी जो आपकी फैक्टर नंबर 3 जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो तुरंत एक्टिवेट होगा। और एक्टिवेट होते ही सीधा क्या होगा आपके, सीधा एक्टिवेट हुआ। और फैक्टर नंबर 4 जो कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस के अंदर ये भी क्या करेगा, इनएक्टिव फैक्टर 10 है उसको एक्टिवेट कर देता है, किसके अंदर आपके फैक्टर नंबर आपके 10 को एक्टिवेट कर देता है, जो आपके पावर फैक्टर है। ठीक है, दोनों पाथवे यहाँ तक सेम चल डिफरेंट डिफरेंट पाथवे के अंदर है। इसके आगे जाएंगे वो सेम पाथवे के अंदर जाएंगे, ये बात आप समझना अच्छे से। देखना मैं जो फैक्टर नाम बता रहा हूँ ना, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, जैसे एक्टिवेट फैक्टर 10 आया, समझना यहाँ पर आपके सबसे मेन रोल प्ले होता है आपके विटामिन के। एक बार मान लीजिए फैक्टर नहीं है, सपोज कीजिए, सपोज ये आपके प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम भी आपके सपोज नहीं है, लेकिन इसके बिना नहीं चल सकता। तो कहेंगे विटामिन के इज द वेरी वेरी की रोल इन द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। यह बहुत की रोल होता है विटामिन के का। अगर विटामिन के नहीं है तो आपके कभी भी क्लोटिंग नहीं हो सकती। और इस एक्टिवेटेड फाइबर को इस विटामिन के की प्रेजेंस, लेबियल फैक्टर प्रोथ्रोम्बिनेज तो होता ही है, बट वेरी इंपॉर्टेंट दैट the activated factor 10 in presence of the vitamin K converted into the prothrombin activator। किसको, जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में फर्दर कन्वर्ट करेगा, उसको कन्वर्ट करने के लिए एक्टिवेटर प्रोड्यूस होता है, इसको नाम दे दिया अपन ने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, आपके जो फैक्टर नंबर 2 है, जो प्रोथ्रोम्बिन जो प्लेटलेट फैक्टर आपके नंबर 2 है, इसको क्या करेगा, किसमें कन्वर्ट कर देता है, आपके थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है विद द प्रेजेंस ऑफ द फैक्टर नंबर 4 कैल्शियम आयन। और ये जो थ्रोम्बिन है ये फर्दर आगे जाकर क्या करता है, तो कहेंगे फाइब्रिनोजेंस को आपस किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये आपके फाइब्रिनोजेंस को किसमें कन्वर्ट कर देता है, तो फाइब्रिन्स के अंदर कन्वर्ट करता है। और यही वो फाइब्रिन्स है, ध्यान देना, यही वो फाइब्रिन्स है जो फर्दर आगे जाके क्या काम करेगा, ब्लड का क्लॉट करने का काम करेगा। देखिए इधर ये रहा। अब ये फाइब्रिन फर्दर 12 एंड 13 मैं दोनों इसलिए लिखा है कि किसी किसी बुक के अंदर ये 12 लिखा हुआ है और किसी बुक में आपके ये 13 लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों ही फैक्टर आपके राइट है। फाइब्रिन आपके फैक्टर नंबर 12 एंड 13, व्हाट इज 12 कौन सा हीमोजन फैक्टर है, सबके कहेंगे सरफेस फैक्टर। और 13 कौन सा फैक्टर है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इस फाइब्रिन जो आपके जो बना है फाइब्रिनोजन से, फाइब्रिन के अंदर ये सीधा किसमें कन्वर्ट होता है, थ्रेड में, और थ्रेड सीधे सीधा क्या बन जाता है, आपका ब्लड क्लॉट। जहां भी ट्रॉमा हुआ है वहां पे क्लॉट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आपके क्लॉट बन जाता है।
अल्टीमेटली आपके ब्लड की स्टॉपिंग हो जाती है, ब्लड रुक जाता है, लीकेज नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो इस तरह से इन पाथवेज के थ्रू, एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू धीरे धीरे ये आपके पूरा प्रोसेस ब्लड क्लॉट तक बढ़ता है। समझ में आया अच्छे से? बिल्कुल बिल्कुल है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना, समझने की कोशिश करनी है। अगर नहीं समझ में आता तो मुझे बताना है। क्लियर? इसके साथ में बात करते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या इंपॉर्टेंट, लिम्फेटिक सिस्टम आपकी बॉडी में क्या काम करता है? तो जितना भी आपके न्यूट्रिएंट्स है, गैसेज है, हार्मोन्स है, उन सबको ट्रांसपोर्टेशन करने का काम क्या, देखो पहले तो लिम्फ होता क्या है, ये मैं टिश्यू बता रहा हूँ, ध्यान देना। ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सेल है। अब आप कहोगे ये तो ब्लड काम करता है। ब्लड करता है ये सब गैसेज का, हार्मोन्स का या न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन तो ब्लड वेसल्स करती है, ब्लड करता है नहीं। ब्लड कभी भी आपके टिश्यू या डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। ये जो ब्लड के जितने भी ये प्रोडक्ट है ना, जो आपके ट्रांसपोर्ट, जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया है, ये मटेरियल सीधे आपके कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? आपके दो सेल या टिश्यूज को दिए जाते हैं। अब टिश्यूज के कहाँ पर जाएगा, ये कौन से मटेरियल में जाएगा? तो जो सेल है या टिश्यूज का, टिश्यूज बना किससे? सेल से। सेल के बीच का जो स्पेस है, ये सेल का स्पेस है बीच वाला, इसको अपन कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या नाम देंगे? है ना, दो सेल के बीच का स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस। और यही इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड को कहेंगे लिम्फ। क्या कहेंगे अपन? लिम्फ। यही वो फ्लूइड है, वो क्या आपके लिम्फ है। और इसी लिम्फ के अंदर ये सब प्रोडक्ट आपके यहाँ जाते हैं और यहाँ पर इनका आपके ट्रांसपोर्टेशन होता है। समझ में आ गई ना? बाय द डिफ्यूजन या एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट आपने पढ़े होंगे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। तो इस तरह से अपन ने ये पूरा अपन ने देखा, सेल चैप्टर में भी आपने देखा होगा ये, ठीक है। तो ये लिम्फ है, ब्लड केवल ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ करता है? आपके सपोज कीजिए हार्ट से या आपके लंग्स से या स्मॉल इंटेस्टाइन से सब प्रोडक्ट को लेके, या सब ग्लैंड से जो सब प्रोडक्ट आपके जो हार्मोन्स है उनको लेके ब्लड केवल उस सेल के पास जाता है। लेकिन एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन काम कौन करता है? आपके ये लिम्फ करता है। ये पूरी बॉडी के अंदर फैला होता है, इसलिए इसको लिम्फेटिक सिस्टम। और इस लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे मेन होते हैं आपके लिम्फोइड सेल्स या लिम्फोसाइट्स, जो आपके इम्यून रेस्पॉन्स को काम करता है। और सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देखिए जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फैट, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट है, वो फैट एब्जॉर्ब आपके कहे तो काइलोमाइक्रोन के थ्रू तो होता है, लेकिन वो केवल कौन कर सकता है? लिम्फेटिक सिस्टम ही कर सकता है। अपन ने कहा था लिम्फ ऑफ द लैक्टियल, हाँ, लैक्टियल सिस्टम जो आपके माइक्रोविलाई के बेस के अंदर प्रेजेंट लैक्टियल सिस्टम प्रेजेंस होता है ना, जो क्या काम करता है? आपके फैट को एब्जॉर्ब करने का काम। तो लिम्फेटिक सिस्टम ही आपके फैट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, गैसेज, हार्मोन को और इम्यून रेस्पॉन्स तो प्रोवाइड करता है ये, ठीक है ना। तो एक छोटा सा एक ये पता होना चाहिए अपने को लिम्फेटिक सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो अपन ने बात की कोगुलेशन ऑफ द ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फ क्या होता है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं। Welcome back, dear student, in the Durisco Biology. Now today we are going to the human circulatory system. What is the circulatory system? We discussed this way, open circulatory system and closed type of circulatory system. Okay. अपन ने पिछली क्लास के अंदर बात की थी कि व्हाट इज द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉट कैसे होता, विच वन फैक्टर आर इम्पोर्टेंस फॉर दैट, ठीक है। अपन सबने वन बाय वन करके अच्छे से क्लियर कर लिया था अपन ने। आज अपन बात करते हैं अपन की ह्यूमन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का रहता है, कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, कौन कौन सी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। तो ना बात करते हैं द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट, blood vessels and blood. There are three important things: blood vessels,
हार्ट एंड थर्ड इज द ब्लड। अपन ने ब्लड के बारे में अच्छे से क्लियर कर लिया है। नाउ अपन बात करते हैं ब्लड वेसल्स एंड ह्यूमन हार्ट के बारे में क्लियर करते हैं, ताकि पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर हो जाए। अच्छे से ये है ना पढ़ना, अच्छे से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना जरूर, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले। ओके, चलिए बात करते हैं अपन आगे, वन बाय वन अच्छे से अपन देखते हैं। तो पहले अपन क्लियर करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, अगर देखा जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मीन क्या होता है। अपन कहेंगे ट्रांसपोर्ट करना, मटेरियल का क्या करना, आपके ट्रांसपोर्ट करना, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के प्रोसेस को अपन कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। अब किसका ट्रांसपोर्ट करना, तो अपन कहेंगे ऑक्सीजन, CO2, अदर न्यूट्रिएंट्स, है ना, हॉर्मोन्स, इन सबका ट्रांसपोर्टेशन करना, किधर से किधर करना। तो अगर बात करें ऑक्सीजन की बात करें, अपन न्यूट्रिशंस की बात करें, हार्मोन्स की बात करें, तो इनको सेल तक ले जाना, और सेल से CO2 है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उनको एक्सप्लोरेटरी ऑर्गन्स तक उनको वापस रिमूव करने के लिए ले जाना, एट लाइक ऑफ द लंग्स की तरफ ले जाना, ठीक है। तो ये अपन बात करते हैं वन बाय वन। तो अगर ये बात करें ऑल एनिमल किंगडम की बात करें, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड इज द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय open circulatory system and closed circulatory system? Opens means that blood flow in a body cavity या साइनुसेज, मीन्स वहां पर किसी भी टाइप की आपके ब्लड कैपिलरी सिस्टम, वेसल सिस्टम आपके एक तरह से एब्सेंस होता है, प्रेजेंस नहीं होता है, तो अपन कहेंगे वहां पे ब्लड कैसा जा रहा है, आपके फ्रीली मूव कर रहा है, मीन्स दैट blood directly contact with the cell and tissues. But in concern closed circulatory system की बात करें तो अपन the blood vessels, blood flow in the blood vessels, जितना भी आपकी बात करी जाए अपने जो ब्लड है वो किसके अंदर आपके फॉलोइंग करेगा, अपन कहेंगे ब्लड वेसल्स के अंदर फॉलो करता है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे कौन कौन से एनिमल्स है जिनके अंदर ही रहता है, तो क्लोज टाइप ऑफ, मतलब जिनके अंदर ब्लड कैपिलरी सिस्टम्स होता है, अपनी बॉडी के अंदर ब्लड कैपिलरी सिस्टम है। और भी इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो कौन कौन से इन्वर्टिब्रेट्स है, इसने एग्जांपल दिया है, बात कर रहा है ये अर्थवर्म, नेरीज, मोलस्क, इन सब के अंदर आपके क्या प्रेजेंस होता है, ब्लड कैपिलरी सिस्टम प्रेजेंस होता है, मीन्स ब्लड फॉलो इन अ ब्लड वेसल्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें अपन, इसके अलावा इंपोर्टेंस, ऑल वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सब के अंदर आपके किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो कहेंगे आपके क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अलावा जितने भी रिमेनिंग है वो सब के सब किसके आएंगे अंदर, आपके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आएंगे, ऑलमोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। चलिए अब इनकी बात करते हैं अपन, देखिए इसके अपन ने कहा वेसल्स की बात की, तो अपन ने किसकी बात की अपनी, तो मैंने कहा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट के अंदर। कौन कौन सा, तो अपन ने कहा था फर्स्ट आपके ह्यूमन हार्ट है ना, ह्यूमन हार्ट, सेकेंड कहा था अपन ने ब्लड वेसल्स, और थर्ड कहा था अपन ने ब्लड, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 3 बेसिक या कंपोजिशन 3 सिस्टम से मिलकर बना है। द फर्स्ट इज अ ह्यूमन हार्ट, सेकंड इज द ब्लड वेसल एंड थर्ड इज द ब्लड। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट द ब्लड, अपन ने इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस क्लास के अंदर आज अपन को पढ़ना है ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ना है, केवल स्ट्रक्चर के बारे में, ये कैसे फंक्शन करता है ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करेंगे आपके ब्लड वेसल्स किस किस टाइप की है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ये इसकी बात अपन यहाँ कर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंस है। फर्स्ट है आर्टरीज, मींस क्या कैरी करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करता है। वेन्स क्या है, वेन्स के अंदर आपके क्या आएगा, आपके
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। मतलब कि एग्जैक्टली आर्टरी ऑक्सीजनेटेड मतलब एग्जैक्टली का लंग से किस ओर कर रहा है, ये लंग से टिश्यूज की ओर कर रहा है, सिंपल सी बात है। और अगर CO2 की बात कर रहा है ये वेन्स की, तो कहां से कहां कर रहा है, टिश्यू से लंग्स की ओर करेगा, ताकि उनका क्या होगा, वहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता रहेगा, सिंपल। अगर कैपिलरी की बात करें, व्हाट इज कैपिलरी, तो कहेंगे आर्टरीज और वेन्स आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है, जहां पे एक्सचेंज होगा इनका, तो वो जंक्शन मैं कहूंगा ये आर्टरी और ये आर्टरी और ये वेन। आर्टरी और वेन के बीच में जो कैप है ना, जो बिल्कुल थ्रेड कहेंगे अपन, बिल्कुल टाइनी या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वाली जो ना ट्यूब्स रहती है, कैपिलरीज रहती है, उनको बढ़िया कहेंगे कैपिलरीज। मतलब एग्जैक्टली कहा है कि आर्टरीज और वेन को आपस में कनेक्ट करने वाली, या आर्टरीज वेन आपस में कनेक्शन करने वाली जो है, इसी का नाम क्या, आपके ब्लड कैपिलरीज। अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की। आर्टरी में कहा अपन ने कि CO2 वाला ब्लड जाता है, बट एक एक्सेप्शन है, कौन सी, आपके पल्मोनरी आर्टरी है ना, इसके अंदर कौन सा ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, तो कहेंगे CO2 वाला। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। और अगर बात करें पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन्स की बात करें, वहां पर कौन सा ब्लड जाएगा, इसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड। बस ये दो एक्सेप्शन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से अपन ने पूरा किसके बारे में देखा कि ह्यूमन हार्ट के अंदर, या कहेंगे एग्जैक्टली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने सिस्टम मिलकर बना है, तो अपन कहेंगे दे आर मेड अप ऑफ द 3 सिस्टम। 3 सिस्टम कौन से, ब्लड, ह्यूमन हार्ट और ब्लड वेसल। अब अपन ने की ब्लड वेसल की बात की, ब्लड अपन पढ़ चुके हैं। नाउ अपन बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की। तो अपन अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके किसके बारे में, बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो पहले ये क्लियर होना चाहिए सभी को कि ह्यूमन हार्ट आपके किससे मिलकर बना है, तो कहेंगे 4 चेम्बर हार्ट होता है। कितना चेम्बर होता है आपके, 4 चेम्बर। ह्यूमन हार्ट कितने चेम्बर होता है, 4 चेम्बर। 4 चेम्बर होता है, 4 चेम्बर रहता है ह्यूमन हार्ट। अगर इस 4 चेम्बर के अंदर बात करें तो कौन कौन होते हैं, तो कहेंगे 2 तो ऑरिकल्स रहते हैं, और आपके 2 कौन से रहते हैं, आपके वेंट्रिकल्स। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ऑरिकल्स का जो काम होता है वो केवल और केवल क्या करना है, ब्लड को रिसीव करना होता है। क्या काम होता है, ब्लड को रिसीव करना होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई काम नहीं है। दोनों वेंट्रिकल्स का काम एक ही होता है, क्या एग्जैक्टली देखा जाए तो पंपिंग करना, ब्लड को पंप करना, ब्लड का पंपिंग करना, ठीक है। दोनों के फंक्शन मैंने बता दिए। तो एग्जैक्टली कहे तो ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों का मेन फंक्शन क्या है आपके, तो पंपिंग, इसके अलावा कोई काम नहीं है। दोनों एट्रियम का मेन काम क्या है, ब्लड को रिसीव करना, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। बस इतना जरूर याद रखना, ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। अब इनको आपस में अगर दोनों को डिवाइड कर दूं, एक तो आपके किसमें, राइट एट्रियम में, और आपके लेफ्ट एट्रियम में। ये किस कहां से ब्लड, देखो ब्लड कहां से रिसीव करता है, तो कहेंगे बॉडी से। कहां से, बॉडी कहां से करता है, फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम बॉडी। ये ब्लड कहां से रिसीव करता है, तो कहेंगे फ्रॉम लंग्स। बस इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ये चीजें बहुत है ना, या कहेंगे अपन कॉन्सेप्शनल है, इनको जब तक पता नहीं चलेगा तो इस तक खोते रहो। ये डायग्राम में वैसे बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तब जाके आपको इसमें समझ में आएगा, ठीक है। पंपिंग का अंदर दोनों का फंक्शन क्या है, एक ही काम है पंपिंग करना। एक कहां से कहां पंप करता है, ध्यान देना। वो भी अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं मैं, कौन कौन सा, तो कहेंगे राइट वेंट्रिकल और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल ब्लड को किस और पंप करता, प्रेशर जनरेट करके, तो करेंगे 2 लंग्स,
अगर कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ करता है तो कहेंगे टू बॉडी, बॉडी की तरफ आपके ये पंप करने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसी बुक में इसको समझने जाओगे तो बहुत सा लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए ना कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एग्जैक्टली होता क्या है, समझना अच्छे से क्लियरली। अब ये किस तरह से पूरा फंक्शन चलता है ना, इन फंक्शन के अंदर कौन मेन रोल प्ले करता है वो हम बात की बात हम समझेंगे, ध्यान से समझे। सपोज कीजिए यहाँ पे आपका ब्लड एंट्री कर रहा है ना, ये मैं कहूँ यहाँ से अगर कहूँ ये सुपीरियर वेना केवा, ये क्या नाम है आपके सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा मतलब बॉडी के यहाँ के अपर पार्ट से जो ब्लड जाएगा है ना, हार्ट यहाँ पर है आपके लेफ्ट साइड के अंदर, तो लेफ्ट साइड के अंदर आपका देखिए तो अपर बॉडी के अपर पार्ट से जो ब्लड जाएगा वो किसके थ्रू आएगा, आपके कौन सी ट्यूब के थ्रू आएगा, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आपके राइट एट्रियम में जाएगा। क्योंकि देखो कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम में कहाँ से ब्लड आता है, फ्रॉम बॉडी, बॉडी से जा रहा है। इसके अलावा एक आपके पूरी बॉडी से नीचे की तरफ से ब्लड आता है, तो उसको अपन कहेंगे इन्फीरियर वेना केवा। क्या नाम देंगे, इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, जो बॉडी से ये दोनों के दोनों ब्लड जाके कहाँ खुलते हैं सीधे, तो अपन कहेंगे राइट एट्रियम में। इधर से भी ये ब्लड आया पूरा तो कहाँ आपका आया, राइट एट्रियम में। इधर से ब्लड आया तो कहाँ है आपके राइट एट्रियम में। और ये आपके जो बॉडी के मिडिल पार्ट से आता है वो इसके थ्रू आता है। ठीक है, इन दोनों के थ्रू या इसके थ्रू आपके जितना भी ब्लड इन होगा वो कहाँ जाएगा, आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जब पूरा फिल हो जाएगा तो ये ब्लड कहाँ एंट्री करेगा आपके, तो कहेंगे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है तो ब्लड वापस बैक ना जाए, इसलिए यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंस होते हैं, इनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व बात करेंगे ताकि ये वापस से ब्लड जो आ रहा है वो वापस बैक ना मारे। ठीक है, बैक नहीं मारेगा, प्रेशर बनेगा, तो प्रेशर बनेगा तो कौन सा वॉल्व खुलेगा आपके, तो ये कहेंगे इस वॉल्व का नाम है पल्मोनरी वॉल्व। क्या नाम देते हैं इसको, पल्मोनरी वॉल्व खुलेंगे। जैसे पल्मोनरी वॉल्व खुलेंगे सीधा ब्लड किस ओर जाएगा, तो एक यहां से एक इधर एंट्री मारेगा, इधर की एंट्री, तो कहाँ इधर कहाँ जाएगा ये, तो मैं कहूंगा ये लेफ्ट लंग्स की तरफ जाएगा। और इधर ये कहाँ एंट्री मारेगा, तो कहेंगे राइट लंग्स की तरफ जाएगा। ध्यान देना, अभी लंग्स की तरफ आ गया। लंग्स में क्या काम होता है, लंग्स में क्या काम होता है, सिंपल सी बात है, लंग्स में आया तो मतलब यहाँ पे एल्यूलाई के थ्रू CO2 को बाहर भेज दिया जाएगा बॉडी से, और वापस यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ पे एंटर होगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड एंटर होगा। मैंने एक बात बताई थी कि ऐसी कौन सी आर्टरीज है जो आपके CO2 वाला ब्लड लेके जाती है, CO2 वाला, तो कौन सा आपके, तो इसका नाम क्या देंगे आपके पल्मोनरी आर्टरीज। कौन सी है आपके पल्मोनरी आर्टरीज, आर्टरी कहेंगे एक्चुअली। ठीक है, अब ये यहाँ पे लंग्स के अंदर क्या हुआ, CO2 को बाहर आ गया, CO2 बाहर निकल गया, ऑक्सीजन वाला ब्लड, अभी ये ऑक्सीजन वाला ब्लड सीधा कहां से एंट्री करेगा, इन ट्यूब्स के थ्रू। तो ये सीधे, अब इनका एग्जैक्टली कहेंगे, इनका नाम क्या देंगे अपन, पल्मोनरी वेन। ये क्या है, दोनों की दोनों आपके, बताओ पल्मोनरी वेन है, नहीं, पल्मोनरी आर्टरीज, एग्जैक्टली आर्टरीज है। इन आर्टरीज के थ्रू ये ब्लड कहाँ जाएगा आपके, तो कहेंगे लेफ्ट ऑरिकल्स के अंदर। लेफ्ट ऑरिकल से वापस ये कहाँ जाएगा आपके, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते ही सीधा ये बैक ना जाए, इसलिए आप एक वॉल्व होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। अभी जो बाइकस्पिड वॉल्व है, ध्यान से ना, ये बाइकस्पिड जो वॉल्व है इसको अपन मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है, यहां से आपके ब्लड, अभी लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आपके जो ब्लड आपके कौन सा आप जा रहा है, यहाँ से अंदर
ये जो अंदर आपके ब्लड आया वो कौन सा, तो अपन कहेंगे एग्जैक्टली पल्मोनरी वेन है। अब मुझे समझ में आना चाहिए सभी को अच्छे से, पल्मोनरी जो वेन होती है वो काम क्या करती है। अभी पल्मोनरी वेन है, वेन में तो कौन सा होता है, CO2 वाला होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा ब्लड जा रहा है, इसके अंदर आपके पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा, और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आपके सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस क्या होगा, पंपिंग, तो यहाँ बैक नहीं जाएगा, तो यहाँ सीधा एंट्री कहाँ करेगा, अओर्टा में, अओर्टा से सीधा जाएगा आपके बॉडी के पास। समझ में आया ये। तो इस तरह से अपन देखा जाए इस पूरे सिस्टम के अंदर देखे तो एग्जैक्टली ये हुआ है, समझना अच्छे से। ये आपके इसका नाम दे दूं मैं, राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपकी इधर क्या है, बॉडी है, ध्यान देना। ये आपका हार्ट है, ये ह्यूमन हार्ट है ये, और ये आपका लंग्स है। समझना अच्छे से, समझने की कोशिश करना। अब देखें, बॉडी से सीधा आपके ब्लड कहाँ गया, तो कहेंगे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड सीधा कहाँ गया, आपके लंग्स में। लंग्स में यहाँ पे CO2 बाहर चली गई, ऑक्सीजन ने एंट्री कर ली। फिर ये ब्लड आपके कहाँ गया, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी सीधा बॉडी के अंदर। यहाँ से ही जो ब्लड गया वो CO2 वाला था, इसलिए किसके थ्रू गया, ये आपके वेन के थ्रू गया। यहाँ से ये ब्लड यहाँ पे गया, मतलब है क्या, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, मतलब कौन सा, ये CO2 वाला ब्लड था, लेकिन ये किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। मैंने कहा ना एक्सेप्शन। फिर यहाँ से CO2 आपके रिमूव, ऑक्सीजन एंट्री कर ली, तो ये आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया, लेकिन जाएगा किसके थ्रू, इसके अंदर, तो कहेंगे पल्मोनरी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा, मैंने कहा एक्सेप्शन है। फिर यहां से आपके ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो किसके थ्रू जाता है, आर्टरी के थ्रू। कहाँ एंट्री करता है, बॉडी के अंदर। तो इस तरह से ब्लड आपके जो है हार्ट के अंदर कितनी बार घुमा है, 1 टाइम 2 टाइम, तो नाम दे दिया डबल सर्कुलेशन। तो अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। ये नहीं समझ में आता एक बार वापस वीडियो को बैक करके जरूर देखना। अब इसके लिए सेकेंड थिंग्स बात करते हैं अपन कि वॉल, किसकी वॉल, इन दोनों के अंदर से किसकी वॉल थिक होती है, तो कहा जाता है कि इन दोनों की वॉल, वेंट्रिकल की वॉल वो क्या होती है, थिक होती है। क्यों होती है बताओ जरा, कोई बता सकता है मुझे, मैं बताता हूं। क्योंकि प्रेशर जनरेट कहाँ होगा, वेंट्रिकल के अंदर होगा। ऑरिकल का काम क्या है, रिसीव करना, तो प्रेशर जनरेट नहीं होगा। जहां प्रेशर जनरेट हो रहा है मतलब कि वहां पे क्या आपके प्रेशर जनरेट, वॉल क्या होगी, टूट सकती है, तो वॉल वहां की थिक होती है एज कंपेयर टू इनकी। तो इनकी वॉल कैसी होती है, आपके थिन। इनकी वॉल कैसी होती है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, इनकी वॉल कैसी होती है, आपकी थिक। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। अब बताओ राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा किसकी थिक होती है, तो कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल की ज्यादा, मोर थिक। इसकी कैसी होती है, आपकी मोर थिक। क्यों होती है मोर थिक, क्योंकि राइट वेंट्रिकल को तो ब्लड कहाँ भेजना है, ओनली लंग्स की तरफ भेजना है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरा ब्लड कहाँ भेजना है, आपके पूरी बॉडी तक पहुंचाना है। तो प्रेशर जनरेट कहाँ ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, प्रेशर जनरेट यहाँ पे ज्यादा होगा। तो प्रेशर जनरेट ज्यादा यहाँ पे होगा तो वॉल पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो वहां पे मोटी आपके थिक लेयर होती है, यहाँ पे आपके थोड़ी थिन होती है एज कंपेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो थिन किस में होती है, ऑरिकल में, और आपके वेंट्रिकल्स में आपके जो वॉल आपकी होती है वो कैसी होती है, आपकी थिक होती है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल किस तरह से इसके अंदर आपके है ना। ये अओर्टा है, ये अओर्टा क्या है, ये सबसे लॉन्गेस्ट अपन कहेंगे, हाँ ये अओर्टा के थ्रू आपके ये आर्टरी है, अओर्टा आर्टरी सबसे आपकी बड़ी आर्टरी कह सकते हैं अपन। ठीक है, अओर्टा के थ्रू आपकी पूरी बॉडी के अंदर आपके ब्लड पहुंच जाता है। तो होप सो आपको ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल है ना कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें और बताएं मुझे, और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय। वेलकम बैक
dear student in the Revistco biology. Now today we are going to the nodal tissue or the pacemaker, and we'll discuss about that the cardiac cycle. Previously studied about that the human circulatory system. ह्यूमन हार्ट के बारे में अपन ने बात की थी एग्जैक्टली. ओके, आज अपन बात करते हैं अबाउट द नोडल टिश्यू एंड द कार्डियक सिस्टम या कार्डियक साइकिल. What do you mean by nodal tissue? Nodal tissue, that type of tissue that's it's own control of the heart. है ना, हार्ट का खुद का कंट्रोल होता है. And control by nodal tissue. There are two types of tissue presence in the heart, in the right atrium and atrial system. This nodal tissue is auto excitable. है ना, खुद अपने आप को मैनेज करता है. हार्ट को कोई रेस्पॉन्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो अपना आराम से काम करता रहता है. बट इन कंडीशन ऑफ थ्रेट, in condition of threat, this system are under control, are regulated in under control to the hypothalamus. जब है ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है तब ये आपका ये किसका अंडर कंट्रोल लाता है, आपका हाइपोथैलेमस के. जैसे सपोज कुत्ता पीछे बढ़ गया, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, मतलब ये इतना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया फास्ट. नॉर्मल आप कंडीशन में है तो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपके ये कौन सा प्रोसेस चलता है, आपके नोडल टिश्यू खुद को इसको मैनेज करता रहता है. तो अपन कह सकते हैं एक तरह से कि ह्यूमन हार्ट के ऊपर आपके ब्रेन का भी है और खुद का भी उसका दिमाग होता है. सीधी सी बात ये कह सकते हैं अपन कि हार्ट के पास में खुद का दिमाग होता है, खुद का सिस्टम होता है, खुद का. जैसे पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है. लेकिन यहाँ पे नर्वस सिस्टम के अलावा या आपके ब्रेन के अलावा एक और खुद का ब्रेन होता है, बस उसी को अपन कहते हैं पेसमेकर या कहेंगे नोडल टिश्यू. लेट्स डिस्कस कैसे किस टाइप से इसके अंदर ये कंडीशंस रहती है. तो अपन देखें, पहली बात तो ये नोडल टिश्यू जो रहता है वो कैसे हार्ट के अंदर डिफरेंशिएट रहता है, हार्ट के अंदर किस तरह से मैनेज रहता है. तो ये पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, तो पता होना चाहिए आप सभी को. सपोज मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया, इसके अंदर वेंट्रिकल्स एंड ऑरिकल्स को बिल्कुल डिफरेंशिएट कर रखा है. और यहाँ पर अपने को पता होना चाहिए कि ये जो आपके नोड है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोड है. नोडल टिश्यू में टू टाइप्स के नोड्स रहते हैं, एक तो SAN और दूसरा कौन सा होता है VAN. मीन्स अपन कहेंगे SAN मतलब साइनो एट्रियल नोडल है ना, या अपन कहेंगे VN की नाम क्यों दिया, वेंट्रिकल और ऑरिकल्स दोनों के साथ. और नोडल टिश्यूज की बात करेंगे तो ये VEN और SAN ये दोनों एग्जैक्टली प्रेजेंस कहाँ होते हैं, तो राइट एट्रियम, बिल्कुल ध्यान से समझना, राइट एट्रियम के बिल्कुल राइट कॉर्नर में अपर साइड में, राइट एट्रियम में राइट कॉर्नर में अपर साइड के अंदर टिश्यू प्रेजेंस रहता है, उसका नाम होता है आपके साइनो एट्रियल नोडल टिश्यूज. क्लियर? दैट्स आर इमर्ज आउट्स, यहाँ से इमर्ज आउट्स रहते हैं इसके फाइबर्स है ना. ये फाइबर्स आपके जाकर कहाँ पर जुड़ते हैं, तो अपन कहेंगे एक टिश्यू और एक ब्लजिंग और प्रेजेंस होती है. कहाँ पर प्रेजेंस होती है, कहेंगे राइट एट्रियम के बिल्कुल बेस के अंदर, नियर द ventricular septum. That's the ventricular septum, that's the auricular septum. हमारा auricular septum and ventricular septum. तो इस वजह से नाम दे दिया इसका ventricular auricular nodal tissue. क्यों का, क्योंकि कहाँ प्रेजेंस है, नियर टू द auricle and ventricle wall के पास में या सेप्टम के पास में, यहाँ प्रेजेंस है. क्लियर? इसी से एक और आपके एक फाइबर निकलता है जो आपके लेफ्ट ऑरिकल्स को एक तरह से कहेंगे उसको रेगुलेट करने का काम करता है, जो किसके कंट्रोल में, आपके SAN के कंट्रोल में. अब ये VAN फर्दर इमर्ज आउट होता है, उससे पहले इमर्ज आउट होने से पहले वाली जो कंडीशन होती है, इस पार्ट को हम बोलते हैं बंडल ऑफ हीज या हीज बंडल कह सकते हैं. इन हीज बंडल से ये दो पाथवे के अंदर लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स के अंदर क्या आपके ये बट जाता है एक तरह से, या यही पूरा सिस्टम SAN VAN के थ्रू इसको बोलते हैं अपन पुरकिंजे फाइबर, क्या नाम देते हैं, पुरकिंजे फाइबर. देखिए अब ये काम कैसे करता है, ध्यान से सुनना. अभी
कब होगा कॉन्ट्रैक्शन, कब रिलैक्सेशन होगा, अपन कार्डियक साइकिल के अंदर देखेंगे। लेकिन ये काम कैसे करता है, सपोज कीजिए यहां से इम्पल्स जनरेट हुआ, यहां से इम्पल्स जनरेट हुआ, ये इम्पल्स सीधा कहाँ जाएगा, एक इम्पल्स तो इस ओर बढ़ता है ना, या इसका कहेंगे अपन इसका एक करंट या कहेंगे एग्जैक्टली इसकी डायरेक्शन यहाँ बढ़ती है, और एक इसका इम्पल्स आता है आपके पास, या कहेंगे इसका जो भी मैसेज है वो कहाँ आएगा आपके वीएम के पास। मतलब जब भी साइनोइट्रियल नोड्यूल्स जब भी आपके इम्पल्स जनरेट करेंगे, मैसेज जनरेट करेंगे, तो एक मैसेज तो किसको भेजेंगे, लेफ्ट ऑरिकल्स को, और एक भेजेंगे एवियंस को। एवियन को क्यों भेजेंगे, ये एवियन क्या करेगा, आपके राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्शंस का काम करवाने का काम करेगा। मतलब कि एग्जैक्टली बात हो गई कि एसएन के पास दो फंक्शन है, ड्यूल फंक्शन है। मतलब ये क्या काम करवा रहा है, एक तो आपके रिलैक्सेशन करवाने की कंडीशन कर रहा है, एक आपके कॉन्ट्रैक्शन करवाने की कंडीशन क्रिएट कर रहा है। रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन कौन, तो अपन कहेंगे ऑरिकल्स, दोनों ऑरिकल्स है, दोनों ऑरिकल्स का काम करवा रहा है, ये रिलैक्सेशन करने का काम कर रहा है। लेकिन इसके पास में कौन से मैसेज है, हैविंग द मैसेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन के मैसेज कहाँ जाएंगे, आपके वीएन के पास, और ये वीएन से आपके फर्दर आपके डिफरेंशिएट होके दोनों पार्ट के अंदर डिवाइडेड रहता है, known as the Purkinje fiber. This Purkinje fiber are responsible for the contraction, है ना। इसी Purkinje fibers की वजह से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। तो ये आपको समझ में आया अच्छे से, इसका ओवरव्यू, नोडल टिश्यूज है क्या, ये किस तरह से ये आपके इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे ये फैला रहता है, किस किस सेगमेंट के इसके अंदर प्रेजेंस होता है। अब अपन बात करते हैं इसका इंपोर्टेंस क्या है, कार्डियक साइकिल के अंदर ये किस तरह से मैनेज होता है, बस यही पेस में है ना, भूलना मत। चले अब अपन नेक्स्ट बात कर, हाँ एक और बात क्लियर कर दी इसने, ये ऑटो एक्साइटेबल है। कैसा है ये, ऑटो एक्साइटेबल है, खुद अपना कंट्रोल खुद करता है ना। चलिए अब बात करते हैं अपन कार्डियक साइकिल। अब इस कार्डियक साइकिल को समझने के लिए अपन को एग्जैक्ट समझना आना चाहिए कि एक कार्डियक साइकिल आपके कितने सेकंड की रहती है। वन कार्डियक साइकिल टू टेक 0.8 सेकेंड, कितना, 1 सेकेंड भी पूरा नहीं, 0.8 सेकेंड के अंदर आपकी पूरा क्या होता है, ये एक कार्डियक साइकिल्स कंप्लीट होता है। इस कार्डियक साइकिल, ये पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल है वो इस बेस्ड है। आप क्लियर कर रहे हैं बिल्कुल। ए का मतलब आपको यहाँ समझना चाहिए, ए का मतलब एट्रियम है और एस का मतलब सिस्टोल है ना, वी का मतलब वेंट्रिकल, एस का मतलब सिस्टोल। इसी तरह से यहाँ पे भी आपके डी का मतलब क्या है, आपके डायस्टोल। अब देखिए अच्छे से समझना है, सिस्टोल का मीन क्या है, यहाँ पे सिस्टोल का मीन क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम दे दिया अपन ने, कॉन्ट्रैक्शन। अब सबके दिमाग में रहना चाहिए कि हार्ट के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सबको पता है, वेंट्रिकल। कौन क्या करेगा, वेंट्रिकल्स। मतलब कि जहां पर आपके सिस्टोल पार्ट लिखा है, सिस्टोल एंड डेक्सिस्टोल, ये जो मैंने आपके डार्क कलर के अंदर, रेड के अंदर आपको बताया है ना, ये समझ जाना है आपको, यहां से लगाकर पूरा ये कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। समझ में आ गया। मीन्स फिर नेक्स्ट डायस्टोल की जब बात करेंगे अपन, हाँ जब भी डायस्टोल की बात करेंगे, डायस्टोल किसकी बात कर रहा है, डायस्टोल के अंदर मीन्स क्या है, तो अपन कहेंगे डायस्टोल का मीन है आपके रिलैक्सेशन कंडीशन। अब यहाँ पे आपको ये समझना बहुत जरूरी है, रिलैक्स कंडीशन। और रिलैक्स कंडीशन देखा जाए, देखिए सिस्टोल का मीन्स मतलब ये वेंट्रिकल्स के अंदर प्रोसेस हो रहा है, डायस्टोल का मतलब रिलैक्स कंडीशन मतलब ये किसके अंदर आपके प्रोसेस हो रहा है, आपके ऑरिकल्स के अंदर। कहाँ पे हो रहा है ये, ऑरिकल्स के अंदर। बट 2 एक्सेप्शंस है इसके अंदर, देखिए अच्छे से बनने बात की। सिस्टोल का मीन कॉन्ट्रैक्शन मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर हो रहा है, तो सिस्टोल आपके ऑरिकल में भी है। समझ में आएगा, सिस्टोल कहाँ है, आपके ऑरिकल में भी है। मतलब यहाँ पे भी हल्का फुल्का आपके 0.1 सेकेंड के लिए क्या हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा, नोट। तो यहाँ पे कहेंगे अपन, यहाँ पे आपके एएस जो ऑरिकल सिस्टोल हो रहा है, यहाँ पर आपके कहेंगे जो ऑरिकल्स, मतलब अपन क्या बात कर ली, ऑरिकल्स मतलब ये एग्जैक्टली बात करें अपन, तो इन दोनों के अंदर भी हल्का फुल्का क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है।
तब जाके बिल्कुल एक मिनिमम बहुत बहुत कम टाइम के लिए, कितना टाइम, 0.1 सेकेंड के लिए, बस इतना, 0.8 माइनस 0.1 तो मार्क आ जाएगा आपको। तो 0.1 सेकेंड के लिए आपका एग्जैक्टली देखा जाए तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, एक्सेप्शन, ध्यान रखना ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो माइंड के अंदर। इसमें भी सेम थिंग्स वैसी की वैसी, कुछ यहाँ पर भी आपके ऑरिकल है, ये देखो ऑरिकल, लेकिन देखिए वेंट्रिकल, इतना लंबा वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स के अंदर ऐसी कंडीशन रिलैक्स कंडीशन आ सकती है क्या, लेकिन वेंट्रिकल्स के अंदर भी रिलैक्स कंडीशन है वीडी, ये देखिए इतना लंबा वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन। चलिए ये तो बहुत ज़्यादा हायर क्वेश्चन, जब बहुत ज़्यादा डीप हाई थिंकिंग क्वेश्चन के अंदर इसमें जाना होता है। आप अगर नहीं भी इसको ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो नहीं भी इधर इस पर फोकस करेंगे चल जाएगा, बस आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए एग्जैक्टली कि सिस्टोल का मीन्स कॉन्ट्रैक्शन है और डायस्टोल का मीन्स रिलैक्सेशन है। ठीक है, क्लियर हुआ ये अच्छे से। चलिए अब यहाँ पे पूरी प्रोसेस होती है, 3 टाइप की प्रोसेस होती है, तब जाके मैंने तो एग्जैक्टली ये पूरा सेकंड के अंदर डिवाइड किया है, बट एग्जैक्ट डायग्राम को समझने की ट्राई करें तो ये इस टाइप का डायग्राम होता है ना। 0.1 सेकेंड, सॉरी 0.4 सेकेंड के लिए जॉइंट डायस्टोल काम होता है। जॉइंट डायस्टोल का मतलब कौन सा, एक तो ये एडी और दूसरा ये आपके वीडी, एडी प्लस वीडी, ये दोनों को मिलाया जाता है तब आपके जॉइंट डायस्टोल बनता। मतलब कि सीधी सी बात है, इस कंडीशन के अंदर ध्यान देना, इस कंडीशंस के अंदर चारों के चारों 4 के 4 ये कौन सी कंडीशन में रहेंगे, आपके रिलैक्स कंडीशन के अंदर रहेंगे। 0.4 सेकेंड के लिए ये चारों चेंबर है ना, हार्ट के चारों चेंबर रिलैक्स रहेंगे। क्लियर, 0.4 सेकेंड के लिए ये चारों, देखो चारों चेंबर यहां से यहां तक पूरा, यहां से यहां तक पूरा, तो 0.4 सेकेंड के, ये हाफ यहां से मान लो, यहाँ पे किसी टाइप कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं है शो किया है, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, मतलब इतना ये पूरा पार्ट है रिलैक्स कंडीशन के अंदर है। तो जॉइंट डायस्टोल जो होगा आपके, ये चारों के चारों 4 चेंबर क्या रहेंगे, आपके रिलैक्स कंडीशन के अंदर रहेंगे। क्लियर हुआ, जब भी रिलैक्स कंडीशन में रहेंगे, रिलैक्स कंडीशन में होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर भी ब्लड एंट्री करेगा, इसके अंदर भी, मैं आपको यहां समझा देता हूं। सपोज दैट यहां पर ये जैसे अपन ने कहा राइट ऑरिकल और ये लेफ्ट ऑरिकल, जब भी रिलैक्सेशन कंडीशन होगी तो यहाँ पर ब्लड कहाँ से आएगा, तो कहेंगे लंग्स से, यहाँ पे इस वक्त ब्लड आएगा, इसके अंदर भरेगा ब्लड। फिर ये भी आपके रिलैक्स कंडीशन में रहेगा, तो कंडीशंस कौन सी होगी, यहाँ से इसके अंदर ब्लड जाएगा, कहाँ से, बॉडी से इसके अंदर ब्लड जाएगा। और आगे देखते हैं, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब जैसे ये सेम कंडीशन अगले बाद में यहाँ से भी आपके ये चारों के चारों ये भी ओपन रहेंगे, तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये बॉडी की तरफ जाएगा। मैं रिलैक्सेशन कंडीशन की बात कर रहा हूँ, मतलब जॉइंट डायस्टोल की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ से होगा तो ये ब्लड कहाँ किस ओर जाएगा, तो कहेंगे लंग्स की तरफ जाएगा। बात समझ में आई, मेरे कहने का मीन्स यह है कि 0.4 सेकेंड का जो टाइम होता है जब पूरी कार्डियक साइकिल के अंदर, एक सिंगल कार्डियक साइकिल के अंदर, उसके अंदर देखा जाए तो जॉइंट डायस्टोल होता है। और जॉइंट डायस्टोल किस किस से मिला के बनता है, तो ये पूरा वीडी और ये एडी, ठीक है, इसको मिलाकर बनता है, जो अपन इसको एग्जैक्टली कहेंगे। इसके अंदर चारों के चारों आपके जो वॉल्व है वो ओपन हो जाते हैं। ओपन होने का मतलब ब्लड इन भी कर रहा है और आउट भी कर रहा है, ब्लड इन भी कर रहा है और आउट भी कर रहा है। समझ में आई ना, एक कार्डियक साइकिल में इन भी किया और आउट भी किया, तो ये कौन सी कंडीशन में, जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन में ये रहता है। जब जॉइंट डायस्टोल हो जाता है, अब समझना अच्छे से, जब जॉइंट डायस्टोल हो जाता है, होने के बाद सीधा यहाँ पर अब ये क्या हो जाता है आपके एग्जैक्टली फुलफिल हो जाएंगे। जैसे ये फुलफिल हो गए, सीधा ये डायस्टोल से किस ओर बढ़ेंगे, आपके सिस्टोलिक पे। सिस्टोलिक का मतलब क्या, ये कॉन्ट्रैक्शन। जैसे डायस्टोल कंप्लीट हुआ, डायस्टोल कंप्लीट हुआ मतलब पूरे सब भर गए,
भरते ही सीधा आपके ये सिस्टोलिक पे लीड्स हो जाएंगे और वहां पर आपके कौन प्रेजेंस है, आपके ऐसे एंड नोड प्रेजेंस है। यहाँ से एक इम्पल्स जनरेट होगा और ये इम्पल्स इमीडिएटली क्या काम करेगा, यहाँ के दोनों वॉल्व है ना, दोनों जो वॉल्व है इन दोनों वॉल्व ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, किस किस वॉल्व को, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को तुरंत आपके क्लोज कर देगा। क्या कर देगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को तुरंत क्लोज कर देगा ताकि ब्लड वापस अंदर गया हुआ आपके वेंट्रिकल से बैक फ्लो ना हो। मैंने बताया था ये यहां से ब्लड इसके अंदर आ गया है ना, अब ये ब्लड आपके बैक फ्लो ना हो तो यहाँ जो वॉल्व प्रेजेंस थे, यहाँ जो वॉल्व प्रेजेंस थे अपन ने कहा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स थे, वो यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं रिजल्टिंग टू द कॉन्ट्रैक्शन या मैसेजिंग फ्रॉम द एसएन नोड। ठीक है, जैसे यहां से ये मैसेजिंग हुआ मतलब कि कौन सी कंडीशन आई आपके, एट्रियल सिस्टोल, सीधा कौन सा हुआ, एट्रियल सिस्टोल, एक 0.1 सेकेंड के लिए। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल। अब सीधे ये मैसेज यहां से कहा जाएंगे आपके, ये मैसेज यहां से सीधे मैसेज जाएंगे पुरकिंजे फाइबर से वेंट्रिकल के पास में, देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वेंट्रिकल आपके 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड आपके एक बॉडी की तरफ, एक आपके लंग्स की तरफ जाएगा। तो इस तरह से ये साइकिल पूरी चलती है, आपको पता होना चाहिए। तो अपन ने पूरी बात किसके बारे में की, आपके कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल 2 फेज में कंप्लीट होती है, सिस्टोल और डायसिस्टोल। समझ में आया, सबके माइंड एकदम क्लियर होने चाहिए, किसी के माइंड में बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए इसको लेके। बात करें नेक्स्ट, ये तो अपन ने पूरी कंप्लीट किसके बारे में बात की आपकी, कि नोडल टिश्यूज किस तरह से कार्डियक साइकिल के अंदर ये आपके इन्वॉल्व रहता है, पूरा एक दूसरे के चलता रहता है साथ में। ठीक है, अब अपने को पता होना चाहिए कि एक कार्डियक साइकिल जो कंप्लीट होती है वो आपकी कितना टाइम लेती है, 0.1 सेकेंड। तो 1 मिनट में ऑलमोस्ट ये आपकी कितनी रहती है, आपके 70 टू 72 मतलब 70 से 72 है ना, 72 क्लियर है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। तो 70 से 72 है ना, 1 मिनट के अंदर आपके इतनी आपकी एक तरह से क्या होती है, कार्डियक साइकिल कंप्लीट रहती है। समझ में आ गया। अब इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है, उनके बारे में बात करते हैं अपन यहाँ पर देख के अपने। ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर किसको इंडिकेट करता है, अब बताया जरा, ब्लड प्रेशर किसको इंडिकेट करता है, किसके अकॉर्डिंग चलता है ये, मैं आपको बताता हूं। देखें, ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली देखा जाए तो ये सिस्टोल और डायस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये ब्लड प्रेशर कहाँ लगता है ये भी पता होना चाहिए। ब्लड प्रेशर लगता है आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जो भी जा रहा है उसके थ्रू इसका ब्लड प्रेशर आपके ब्लड वेसल्स पे लगता है ना। तो इसका इंडिकेशंस या पता लगाने के लिए आपके रिस्ट के यहाँ पर है ना, यहाँ पर नेक के यहाँ पर है, अपन इसको पता लगा सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है। तो ब्लड प्रेशर देखा जाए तो क्या है ये, व्हाट इज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक प्रेशर मतलब कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाता होगा, डायस्टोलिक मतलब रिलैक्स कंडीशन में तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। मतलब ये 120 किसको शो कर रहा है, आपके सिस्टोलिक प्रेशर है। और ये 80 क्या आपके डायस्टोलिक प्रेशर है। समझ में आ गया सभी को। ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड के थ्रू इमर्ज आउट किया वो प्रेशर जो कहाँ किसके ऊपर ये हो रहा है, ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स के ऊपर। ये जनरेट कहाँ हुआ, जनरेट फ्रॉम द हार्ट, हार्ट के अंदर जनरेट हुआ ये प्रेशर आपके किस फॉर्म में बनने का, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कंडीशन वाली। सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब कि प्रेशर हाई होगा, 120 डायस्टोलिक रिलैक्स कंडीशन में हो रहा है मतलब प्रेशर क्या होगा, कम होगा, मींस 80 होगा। क्लियर। चले फिर कार्डियक आउटपुट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कार्डियक टोटल जो कार्डियक आउटपुट है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एक बार ब्लड इसके अंदर से गुजरता है, मतलब 0.1 सेकेंड के अंदर, ध्यान देना 0.1 सेकेंड के अंदर
टोटल देखा जाए तो कितना ब्लड इसके अंदर से पास होता है, तो कहेंगे 70 ml। 0.8 सेकेंड में एक पूरी साइकिल, एक कार्डियक साइकिल के अंदर 70 ml ब्लड आपके हार्ट से रिसाइकलिंग हो जाता है, एक तरह से उसके अंदर से गुजरता है। तो अगर देखा जाए आपके 60 मिनट के अंदर, हाँ अगर देखा जाए एग्जैक्टली सॉरी टोटल 1 मिनट के अंदर कितनी आपके साइकिल होती है, तो 70 हो रही है। तो 70 और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 70 अप्रोक्सीमेटली, ये 72 है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 5000 ml मतलब 5 लीटर ब्लड आपके 1 मिनट के अंदर हार्ट से गुजर चुका होता है। समझ में आ गई? यही वो काम माना जाता है कार्डियक आउटपुट, और इसको अपन कहते हैं, ये 70 ml है, इसको अपन कहते हैं स्ट्रोक रेट या स्ट्रोक आउटपुट भी कह सकते हैं। स्ट्रोक आउटपुट 0.1 सेकेंड के अंदर तो ब्लड आपके इसके अंदर आपके जैसे पास ऑन हो जाता है, वो कितना 70 ml, जिसको अपन स्ट्रोक आउटपुट कहेंगे। और जो आपके अगर पूरा अगर देखा जाए कि 1 मिनट के अंदर कितना, तो टोटल कितनी आपकी हो रही है, ये आपकी साइकिल कंप्लीट हो रही है 70 से 72, तो 70 से 72 से 5 लीटर ब्लड आपके क्या होता है, एक तरह से पूरा जो पास ऑन हो जाता है, मतलब 1 मिनट के अंदर। तो कितना फास्ट काम करता है, 1 मिनट में 5 लीटर आपके ब्लड की पंपिंग कर देता है ये आपके। ठीक है, चलिए, या इसको स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं, कहीं कहीं है ना, वॉल्यूम भी कहते हैं। फिर हार्ट बीट, बिल्कुल 1 सेकेंड के अंदर देखा जाए, 1 सेकेंड के अंदर पूरा प्रोसेस होगा 1 सेकेंड के अंदर, तो अपन इसको अपन क्या कहेंगे, एक कार्डियक साइकिल के अंदर जो भी एक बीटिंग प्रोड्यूस होगी, है ना, या कहेंगे एक साउंड प्रोड्यूस होगा, वही आपके हार्ट बीट है। तो टोटल 1 मिनट में कितनी हो रही है, 72 आपके पर मिनट के अंदर ये पूरा आपके एक हार्ट बीट आपके प्रोड्यूस हो रही है। अभी इसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होते हैं, है ना, जैसे आपके साउंड प्रोड्यूस कैसे होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। हार्ट साउंड आपके प्रोड्यूस बाय क्लोजिंग ऑफ वॉल्व, है ना, वॉल्व के क्लोजिंग की वजह से ये आपके हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं। देखिए इसे हार्ट साउंड 2 टाइप्स के रहेंगे देखा जाए तो एग्जैक्टली। एक तो होता है लब, एक होता है डब। एक होता है लब, एक होता है डब। लब और डब है जो कौन से आपके, तो कहेंगे तो अपन एग्जैक्टली कहेंगे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने की वजह से होता है। और ये आपके जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है ना, जो पल्मोनरी वॉल्व है, उनके क्लोज होने की वजह से होता है। पल्मोनरी वॉल्व के क्लोज होने की वजह से होता है। तो ये हार्ट साउंड है आपके, तो हम कहेंगे ये हार्ट साउंड एक साइकिल के अंदर 2 बार प्रोड्यूस होता है। लब डब लब डब लब डब, ये चलता है, लब डब धड़कन चलती है ना आपकी, ये वो हार्ट साउंड है। जो किसमें, तो लब और डब के अंदर डबल सर्कुलेशन अपन ने पहले भी बात की थी कि एक बार आपके, है ना, एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, मतलब 1 कार्डियक साइकिल के अंदर एक कंप्लीट करने के लिए ब्लड को हार्ट से 2 बार गुजरना होता है। इसी को अपन बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। समझ में आ गई? फिर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की बात करें, इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ही बस समझ लेते हैं। वैसे अपने को आगे नेक्स्ट डिटेल में पढ़ना है अपने को। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम अगर देखा जाए तो देखिए, सपोज कीजिए ये आपकी इंटेस्टाइन है ना, यहाँ पे सब फूड पार्टिकल्स आपके प्रेजेंस हैं। यहाँ ये आपके ब्लड वेसल्स आपके है, ये ब्लड वेसल्स है। जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा स्मॉल इंटेस्टाइन्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाएगा आपके किसके अंदर, ब्लड कैपिलरी के थ्रू, इसका ब्लड वेसल्स के अंदर। ये जो ब्लड है आपके, वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, लीवर के पास जाता है। कहाँ जाता है? लीवर के पास जाता है, न कि आपके सीधा आपके हार्ट के पास जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, नहीं।
ये सीधा यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, आपके लीवर के पास जाएगा। बस हिपैटिक मतलब ये क्या होता है, हिपैटिक मतलब कौन सी सेल, लीवर की सेल है ना, हिपैटिक सेल, हिपैटिक नाम ही इसकी यही पड़ा है। तो यहाँ से लगाकर ये जो पूरा पोर्टल सिस्टम है इसी को अपन कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। एंड देन फर्दर यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन होता है ब्लड का, जो भी इसके मान लो टॉक्सिक पड़ा है, तो डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद में ब्लड सीधा आपके जाएगा हार्ट के पास, और हार्ट फिर आपको वापस कहाँ भेजेगा, उसको सीधा कहाँ भेजेगा, लंग्स की तरफ, और लंग्स वापस आपके हार्ट्स में आते हुए लंग्स के अंदर आपके कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगी जो प्रोडक्ट होगा, एंड देन आफ्टर ये ऑक्सीजन इसके अंदर आपके इन्वॉल्व हो जाएगी वापस हार्ट के पास और बॉडी के पास। इतना प्रोसेस होने के बाद ये पूरा ब्लड आपकी बॉडी के अंदर फैलता है। तो इसमें समझना मतलब हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके लीवर तक ब्लड पहुंचाने के प्रोसेस को अपन कहेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। होप सो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल कंसर्न कीजिए, है टाइम पास मत कीजिए, और दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ओके, बाय, टेक केयर। Welcome back dear students, the Rubisco Biology. Now today we are going to our new topic is the ECG as a electrocardiograph and the regulatory system of the cardiac activity, and third topic is the disorder of the circulatory system. Previously we studied about that the cardiac cycles, अपन ने cardiac cycles को पढ़ा था, उसी cardiac cycle के बेस पे अपन बात करेंगे आज ECG। हाँ, उसके अकॉर्डिंग कौन सा रेगुलेशन कैसे होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्या रहते हैं इसके बारे में अपन बात करते हैं वन बाय वन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन फर्स्ट बात करते हैं अपन ECG। व्हाट डू यू मीन बाय ECG? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एक तरह से आपकी मशीन है। ये मशीन क्या करता है, आपके जो हार्ट है उस हार्ट के अंदर जो बीट हो रही है, आपकी हार्ट बीट हो रही है, उस हार्ट बीट को मेजर करने का काम करता है ये, है ना। एक ग्राफ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। तो ग्राफ कौन सा है, तो आपके सामने ये ग्राफ मैंने बनाया है। ये ग्राफ आपके इंडिकेट क्या कर रहा है अपन को समझना पड़ेगा। इसका अपन ने नाम दे दिया PQRST के अंदर अपन ने इसको डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। जो P है वो किसको इंडिकेट कर रहा है पता होना चाहिए। ये आपके डीपोलराइजेशन ऑफ द ऑरिकल्स किसको इंडिकेट कर रहा है, ये डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, है ना। ऑरिकल्स के डीपोलराइजेशन मतलब ऑरिकल्स के कॉन्ट्रैक्शंस को इंडिकेट कर रहा है ये। तो अपन को पता है कि वैसे ऑरिकल्स का आपके कॉन्ट्रैक्शन का मेजर फंक्शन नहीं होता है, बट एक नर्व के बराबर थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन होता है ये, ठीक है ना। तो ये अपन डीपोलराइज करने की कंडीशन है। यहाँ पे देख ले, कॉन्ट्रैक्शन कम है, डीपोलराइज कम हो रहा है, तो पिक थोड़ा कम है। जैसे ये डीपोलराइजेशन हो जाता है तो दैट्स फर्दर लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन और डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। फर्दर आपके जो ये QRS है, ये डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन की कंडीशन है, ठीक है। यहां पे कॉन्ट्रैक्शन, फुली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इस वजह से देखिए यहाँ पर आपके ये पिक क्या गया, आपके हाई पहुंच गया, तो इसको अपन कहते हैं एग्जैक्टली QRS कॉम्प्लेक्स। जब ये आपके वेंट्रिकल्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वापस रिलैक्स कंडीशन में आने के लिए, या कहेंगे नॉर्मल आपके कंडीशन होने के लिए, जो इंडिकेट है ग्राफ वो कौन सा आपके T को इंडिकेट करता है, मतलब नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल कंडीशन किसके लिए नॉर्मल, ये आपके तो कहेंगे ये वेंट्रिकल्स के लिए। देन आफ्टर फर्दर वापस से स्टार्ट होता है डीपोलराइजेशन ऑब्लिकल, इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो इंडिकेशंस क्या होता है, डॉक्टर्स क्या देखते हैं जब भी ECG निकाली जाती है तो उसके अंदर देखा जाता है आपके QRS कॉम्प्लेक्स को। ये जो पूरा QRS कॉम्प्लेक्स है इसको देखा जाता है, यही आपके इंडिकेट करता है हार्ट बीट को। मीन्स अपन कहेंगे ECG के अंदर काउंट किसको करते हैं, अच्छा नंबर ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट करते हैं, यही आपके डिफरेंशिएट करता है द हार्ट बीट। समझ में आया? यही आपके डिफाइन करेगा आपके
क्या ना, आपके एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट 1 कार्डियक साइकिल है, यहाँ से लगाकर ये 1 कार्डियक साइकिल है, मतलब 0.8 सेकंड के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो रहा है ये। तो 1 मिनट के अंदर कितनी आपके होने चाहिए, QRS कॉम्प्लेक्स कितने होने चाहिए, तो कहेंगे 70 to 72 होने चाहिए अगर मान लीजिए। तो नॉर्मल ECG आपका ग्राफ है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए QRS कॉम्प्लेक्स आपके, सपोज कीजिए इसी 0.8 सेकंड के अंदर एक यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स अगर बढ़ जाए, सपोज कीजिए, मतलब ये पूरी कंडीशन आपके 3 टाइम हो जाए, तो क्या होगा, कंडीशन आपकी हाइपरटेंशन कंडीशन हो सकती है, आपके ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है आपके, ठीक है ना। तो ये ECG नापने का तरीका है, जो आप फर्दर आप स्टडी करोगे तो आप इसको समझोगे आगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा ECG क्या है ये आपके, और इसके लिए क्या क्या अपने को समझ में आना चाहिए। एग्जैक्टली अपन बात करें, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है MCQ आप सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी क्या है, तो अपन एग्जैक्टली बात करें। वैसे तो देखा जाए तो हार्ट खुद का कंट्रोल उसके पास में होता है, मैंने कह सकते हैं ऑटो एक्साइटेबल ऑर्गन होता है। अब हम बात कर नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी, है ना। तो क्या है, अपन को एग्जैक्टली पता है कि ना मायोजेनिक हार्ट का मीन्स क्या होता है आपके, है जो खुद का ओवन कंट्रोल होता है, प्रेजेंस ऑफ द नोडल टिश्यूज, जिसके पास में नोडल टिश्यूज क्या होता है आपके, नोडल टिश्यू प्रेजेंस होता है। ओके, न्यूरोजेनिक का मतलब इसके पास किसी टाइप का आपके नोडल टिश्यू एब्सेंस होता है। इस वजह से इस हार्ट को अगर आप बॉडी से बाहर रखें, हाँ बॉडी से अगर बाहर रख दिया जाए तो ये लिविंग रहता है, बट ये आपके कैसा रहेगा, नॉन लिविंग में मर जाएगा। ये आपके डिस्टर्ब हो सकता है, आपके लिविंग नहीं रह जाता, बट ये आपके बॉडी से अगर बाहर निकाला जाए तब भी आपके ये लाइव रहता है। मॉलस्क के अंदर प्रेजेंट होता है, कुछ मॉलस्क के अंदर, बट और वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंस होता है, ये कुछ ऑर्थ्रोपोड्स में और आपके एनालिड्स में इस टाइप का हार्ट आपके प्रेजेंस होता है। बट इसके अलावा भी, है इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो हार्ट बीट को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना कुछ हार्मोन्स और आपके नर्वस सिस्टम्स के हाथ में भी होता है। तो अगर बात करें वो कौन सा, मेडुला ऑब्लांगाटा, जो आपके कहेंगे एग्जैक्टली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सबको पता होना चाहिए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बॉडी के खुद के कंट्रोल में नहीं होता है ना। जो ब्रेन के पूरे कंट्रोल में रहता है, अपन अपने अकॉर्डिंग जब भी फंक्शन नहीं करवा सकते हैं, ये खुद ऑटोनॉमिक, अब या कहेंगे एग्जैक्टली ये खुद अपना फंक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। ये एक तरह से अपन कहेंगे 2 पार्ट में डिवाइडेड, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ये कहेंगे सेकंड आपके पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ध्यान दें, सपोज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हार्ट को कोई मैसेज मिला तो सीधी हार्ट रेट क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है, मतलब हार्ट बीट क्या हो जाती है आपके, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ से PNS से कोई अगर हार्ट को इन्फॉर्मेशन मिली तो सीधी हार्ट रेट क्या हो जाती है आपके, डिक्रीज हो जाती है। बस इतना ध्यान रखना, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं समझना है, समझ में आ गया ना आपको। या इसको वेगस नर्व के थ्रू भी अपन ये करवा सकते हैं, ये हो सकता है ये। इसके अलावा केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू भी आपके हार्ट बीट लो या हाई हो सकती है। तो कौन से आपके, तो कहेंगे एड्रिनल मेडुला, है ना। एड्रिनल ग्लैंड्स के आपके 2 पार्ट होते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स। तो मेडुला पार्ट से आपके हार्मोन निकलते हैं 2, आपके एपिनेफ्रिन और दूसरा आपके नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन मीन दैट द एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का मतलब एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ठीक है ना। और थर्ड आपके किसी सिर्फ में आपको ये भी शो मिलेगा थायराइड ग्लैंड्स। तो इसके थ्रू भी आपके क्या हो जाती है, जब भी ये ब्लड के अंदर आपके कहेंगे इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ये रिलीज होता है ब्लड के अंदर, और तुरंत आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देता है ना, बढ़ता है ना, कोई कुत्ता पीछे पड़ जाता है तो ऐसी कंडीशंस के अंदर। तो एक तरह से अपन कहेंगे हार्ट बीट को या क्या करेगा, यहाँ पे भी इंक्रीज करने का काम करेगा। बिल्कुल आलतू फालतू कुछ बातें नहीं करनी है, कॉन्सेप्शनल बातें क्या है, यही इसी बेस पे आपके MCQs बनते हैं, ठीक है ना। जब तक ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक। बात करते हैं अपन डिसऑर्डर, है ना। क्या है आपके डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर क्या है। तो फर्स्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर, मतलब कि BP का बढ़ना। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है आपके 120, ये आपके सिस्टोलिक प्रेशर है, पता है ना। ये आपके डायस्टोलिक प्रेशर है, कार्डियक साइकिल के अंदर अपन ने अच्छे से देखा था। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपके ये कंडीशंस के अंदर होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ब्लड का प्रेशर वॉल पर अगर बढ़ जाए,
कितना आपके 150 to 90, अगर इतना आपके सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को कहेंगे हाइपरटेंशन या कहेंगे बीपी बढ़ गई, बीपी हाई। अगर ये कम हो जाए बीपी लो, मतलब 100 to 50, तो अपन कहेंगे हाइपोटेंशन कहेंगे इसको। एग्जैक्टली इसका नॉर्मल कितना होता है आपके 120 to 80, ठीक है ना। ये बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। आपके मान लो एंजाइटी है या कोई बहुत टेंशन है, उसकी वजह से भी आपके ब्लड प्रेशर हाई और लो हो सकता है। फिर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, ये कहाँ प्रेजेंस होती है, या कहेंगे पहले तो ये आर्टरी होती कहाँ है, तो प्रेजेंस इन द ब्लड हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए आपके आर्टरी प्रेजेंस होती है। और देखिए ये डिजीज का नाम ही क्या दिया अपन ने, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस। सपोज कीजिए, ध्यान दे, ये आपके कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है। ऐसे पर्सन जो कैल्शियम आयन, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, अगर ज्यादा अगर ले रहे हैं रिक्वायरमेंट के अलावा, जो रिक्वायरमेंट उसको लेना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट के अलावा भी कि ज्यादा कुछ ले रहा है तो वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर क्या हो जाता है, आपके इस कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर जाके इस तरह से ये जमा हो जाता है यहाँ पर, और इस तरह से धीरे धीरे इस आर्टरीज की कहेंगे अपन एग्जेसिव वीकनेस को नैरो कर देते हैं, है ना। जब नैरो हो जाती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपका जो हार्ट है वो काम करना आपके फास्ट कर देगा। फास्ट करते करते एक दिन ऐसा होता है कि आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसको सॉल्यूशन क्या है इसका, आपको सुना होगा आपने, स्टेनिंग। क्या होता है इसमें, स्टेनिंग। तो इसके अंदर स्टेन बैठाया जाता है, तो उसको तोड़ता रहता है, तोड़कर बाद में उसको वापस से ये स्टेनिंग यहाँ पे सेट हो जाता है ताकि ये वापस से नैरो ना हो। और ये मैक्सिमम आपके देखा जाता है 30+ से 30+, हाँ 30+ जितने भी आपके एडल्ट हैं इनमें कंडीशन ज़्यादा होती है। इसलिए खान पान पे बिल्कुल आपको कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है कि ये आपके अकॉर्डिंगली देखा जाए, लेकिन रिक्वायरमेंट है उसके अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर ये आपके डिजीज कॉज कर सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस की बात करें तो ये कहाँ पे, आपके हार्ट मसल्स के अंदर अगर आपके ऑक्सीजन की कमी हो जाए, हार्ट की जो मसल्स है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी, उसको अपन कहेंगे एंजिना पेक्टोरिस। आपके मसल्स प्रॉपर आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो ब्लड पंप नहीं करेगा ना, ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो आपके हार्ट बीट क्या हो जाएगी, लो आ जाएगी एक तरह से, ठीक है ना। हार्ट फेलियर ये आपके लंग्स के कॉन्जुगेशन की वजह से होता है, लंग्स प्रॉपर काम करने की वजह से। प्रॉपर आपके लंग काम नहीं करे तो आपकी क्या डिजीज हो सकती है, आपको हार्ट फेल हो सकता है आपका। स्ट्रोक, थ्रोम्बोसिस, अगर आपके ब्रेन के अंदर क्या हो, आपके ब्रेन के अंदर आपके क्लॉट हो जाए, ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल है उसमें क्लॉट हो जाए तो भी आपके हार्ट फेल हो सकता है, उसको अपन कहेंगे स्ट्रोक। क्या कहेंगे अपन, स्ट्रोक सुना होगा आपने। कार्डियोमेगली मतलब इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट, हार्ट का आपका जो कहेंगे फैटी, आपका जो हार्ट कैसा हो जाए, फैटी हो जाए, या अपन कहेंगे उसको इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट या कार्डियोमेगली कहेंगे। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ईसीजी, डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम और रेगुलेशन ऑफ कार्डियक सिस्टम, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़ते रहिए, कनेक्टेड रहिए। नेक्स्ट अपन क्लास के अंदर बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ओके, टेक केयर, मिलते हैं।